स्टार्टिंग में किसी से बात करना चालू करते हैं तो आपको क्रेव कर रहे हो, आप कब मैसेज आएगा, आपके मैसेज क्या रिप्लाई आएगा, क्या रिप्लाई नहीं आएगा, तो इसमें एंटिसिपेशन बहुत हाई है, बिकॉज यू वांट टू बी चोजन, यू वांट टू बी अट्रैक्टेड, यू वांट टू बी अंडरस्टूड, यू वांट टू बी लव्ड, एंटिसिपेशन इज हाई, सो द रिवॉर्ड इज ऑल्सो वेरी हाई। एक मैसेज हमारा दिन बना सकता है, एक मैसेज हमारा दिन खराब कर सकता है। The best thing for our nervous system is another person, and the worst thing for our nervous system is another person. Can long-term love still be romantic? Even if we fall out of love, should we fall out of relationship? First term जो है वो है situationship. It's a very weird thing. मतलब उसमें बेसिकली आप ये कर रहे हो कि आप नाम नहीं दे रहे हो, लेबल नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप कि है, समथिंग इज हैपनिंग बट वी आर नॉट लेबलिंग इट एनीथिंग। Okay. तो एक चीज चल रहा है हमारे बीच में, सब कुछ हो रहा है फिजिकली एंड मेंटली, बट वी आर नॉट लेबलिंग इट एनीथिंग बिकॉज वी आर नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लव इज द मोस्ट एडिक्टिव थिंग एवर। So welcome back, Shivam. Thank you so You much. have been a part of Rewire journey, and it was amazing to talk to you last time. So today is our Valentine's special episode, and as love is such a complex topic, it has so many layers to it. It is so confusing, yet it is so beautiful. Right. And you have this engineering style of approaching towards things. You have this mathematical kind of approach, like plus and minus. So I was very curious to learn love and relationships from you. You have this gift of making things easier and relatable. So welcome again. And we would like to know, what is love for you? I think जो आपने बोला that is a very powerful force. That is so sure. It's a very powerful force. And it is one of the most beautiful things. I mean, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता, the feeling wise. But हाँ, of course, एक और उसके साथ पार्ट आ जाता है complicated. Yeah. It is complicated, it is powerful. And जितना हम उसको अपने बारे में बना लेते हैं ना, अगर हम वो दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो इट बिकम्स ब्यूटीफुल एज वेल। विच मीन्स कि हम जब लव की बात करते हैं तो जनरली वी टॉक अ लॉट अबाउट आवरसेल्व्स। दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई नीड, दिस इज़ हाउ आई वांट पीपल टू लव मी, दिस इज़ हाउ आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड मी एंड डू दिस एंड डू दैट। तो उस लव वाली फीलिंग ऑलरेडी जो बहुत हाई इमोशनल स्टेक गेम है, वी स्टार्ट ऑब्सेसिंग अबाउट दैट पार्ट एज वेल। बट ऑन द अदर हैंड, अगर वो लव वाले पार्ट को दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचना चालू करे तो इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज देन इट बिकम्स एक्चुअली अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट? बिकॉज वही चीज़ आ जाती है ना कि हर तो इंसान वही चाह रहा है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू फील स्पेशल एंड वांटेड एंड वैलिडेटेड एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो जिनको, अगर आप अपने बारे में कर पा रहे हो अच्छी बात है, बट द अदर पर्सन ऑल्सो नीड्स द सेम एग्जैक्ट थिंग। हम जब खुद में ऑब्सेस हो जाएंगे तो दूसरों को सुन नहीं पाएंगे वो क्या चाहता है, एंड अपने डेफिनेशन पे स्टिक कर जाएंगे कि दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी लव्ड। बट आपके लव लैंग्वेजेस या आपके तरीके, दैट दिस इज़ हाउ आई वांट टू बी लव्ड, इज़ जस्ट योर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। Okay. कि आपने बचपन में ये देखा, माई पेरेंट्स वर लाइक दिस, माई पेरेंट्स लव्ड मी लाइक दिस, और माई पेरेंट्स डिड दिस एंड डिड दैट, आपके अटैचमेंट स्टाइल्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। सो आपको एक लव लैंग्वेज बन गया, आपके तरीके बन गए चीज़ों को ऑब्जर्व करने का या एक्सप्रेस करने का। द अदर पर्सन वोंट बी डूइंग द सेम थिंग एग्जैक्टली। तो वो गैप को समझ पाना कि दिस इज माई डेफिनेशन ऑफ लव, आई शुड अबाइड बाई इट, बट आई शुड ऑल्सो मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स डेफिनेशंस ऑफ लव, एंड देन कम टू अ मिडवे अराउंड इट कि उसको कैसे लव्ड फील कराना है, एज वेल एज हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक अबाउट हाउ आई वांट टू बी लव्ड एज वेल। तो वो मिडवे, आई थिंक मिडवे ढूंढ पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. So when I was researching for this, I like came across the fact कि सबसे googled question है, will I ever find love? So why are people struggling so much in the area of love and relationships? Even mental health may be one of the most affected area is love and relationships. एब्सोल्युटली। So why do you think that is so? वही, जैसे मैंने कहा ना कि बाकी चीज़ें फिर भी बहुत सब्जेक्टिव हो जाती है। लाइक सक्सेस का हमने डेफिनेशन बना दिया कि आप इतने पैसे कमा लोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। एटलीस्ट अब मेजरेबल थिंग ना कि इतना कमा लेंगे इतना नहीं कमा लेंगे। तो जब कमा रहे तो दिख रहा है कमा रहे, नहीं कमा रहे तो फिर भी दिख रहा है कि इतना पहुँचना है। लव हैज़ नो सब्जेक्टिव मेजर्स और नो जेनरिक मेजर फॉर दैट मैटर कि इतना करने के पे हो जाएगा, यू विल फील लव्ड। तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव गेम ऑल टुगेदर। एंड प्रॉब्लम यहाँ वो आ जाती है अगेन कि जो हम ऑब्सेस कर जाते हैं एक पार्ट से कि दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू बी लव्ड, उस चक्कर में हाउ द अदर पर्सन इज लविंग मी, एक्चुअली उस पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी लव्ड इन 5 different ways, माई पार्टनर इज लविंग मी इन अदर 5 different ways. इट डज नॉट मीन दैट शी इज़ नॉट लविंग मी, शी इज़ ऑल्सो लविंग मी, बट मैं उन 5 तरीकों में ब्लाइंड होकर बैठा हुआ हूँ कि नहीं वो लव थोड़ी ना, वो तो बेकार चीज़ें।
मेरे 5 तरीके से प्यार करो मुझे, जो कि ज़रूरी है, बट उस चक्कर में क्या हो रहा है कि मैं ब्लाइंड आई क्रिएट कर दे रहा हूँ जो पार्ट में सच में मुझे प्यार मिल रहा है। तो उस चक्कर में क्या हो गया इवेंचुअली, वी एंड अप फीलिंग ब्लाइंड टुवर्ड्स द आइडिया दैट पीपल कैन लव मी। बिकॉज प्रॉब्लम क्या, वाई व्हेन डू आई फील लव, व्हेन विल आई फील लव, व्हेन आई विल गेट लव। लव तो कर रहे हो आपको, बहुत सारे लोग आपको प्यार कर रहे हैं अपने तरीकों से। दैट मेक्स मी रिमाइंड कि एक और क्वेश्चन जो बहुत गूगल्ड है इज लाइक एम आई इन लव, सो हाउ डू वी नो दैट लाइक वी आर इन लव? सी ये जो चीज़ है ना, लव वाली चीज़, पहले आई गो थोड़ा बैकवर्ड्स टू अंडरस्टैंड ये है क्या, व्हाट इज लव एंड व्हाई इज इट सो पावरफुल एंड सो इम्पॉर्टेंट। विल टॉक अ बिट अबाउट इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, कि इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी को हम देखें और लव वाली फीलिंग को कैसे देखते हैं। जब इंसान इवॉल्व कर रहा था उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी इंसान के लिए? जब जंगलों में थे, नियंदरथाल थे, बहुत सारे तरीके से हम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स काइंड्स, सर्वाइवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सर्वाइवल के लिए ये बात तो समझ में आ गई थी सारे स्पीसीज को कि वी हैड टू फाइट अमॉन्ग्स अदर एनिमल्स और मच मोर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन अस। इमोशंस कम्युनिकेशन सेकंड पार्ट है, बट फिजिकली भी स्ट्रॉन्गर है कोई दूसरा जानवर हमसे तो हमें खा जाएगा, खत्म कर देगा कहानी हमारी स्पीसीज को। तो वहाँ पे हमारी कम्युनिकेटिव स्किल्स, हमारी बात करने की टेंडेंसी, हमारी फीलिंग्स, ये एड अप करनी चालू करी, एंड दिस इज व्हाट स्टार्टेड फॉर्म सोसाइटी। एक जानवर वर्सेस 10 ऑफ अस, द जानवर विल गेट इंटिमिडेटेड एंड देन विल बी सेफ। ओके, तो यही फंडा है ना कि अब 10 शेर के सामने 10 इंसान आ जाएंगे तो शेर भी पीछे हट जाएगा। शेर फाइट करने नहीं आएगा, बट अगर अकेला मैं हूँ वर्सेस शेर है, द शेर इज गोइंग टू विन। तो ये इंसान ने बिकॉज ऑफ द लॉजिकल थिंकिंग स्किल समझ लिया था कि वी नीड पीपल, वी नीड नंबर्स, वी नीड टीम्स, वी नीड ट्राइब्स, वी नीड कनेक्शंस, वी नीड पीपल, वी नीड सोसाइटी। उसके लिए नंबर बढ़ाना जरूरी था। नंबर कैसे बढ़ेगा? आइडियली नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका रिप्रोडक्शन। एंड आइडियली अगर आप सोचे रिप्रोडक्शन के बारे में तो इट्स अ वेरी मैकेनिकल प्रोसेस, अ वेरी, अगर इससे इमोशंस हटा दो, इंटीमेसी ऑफ इमोशंस को हटा दो, इट बिकम्स द मोस्ट टीडियस एंड द मोस्ट मैकेनिकल एंड द मोस्ट वियर्ड थिंग एवर। Why do we enjoy it? Why do we crave for that? It has to have something, right? Emotions. So for it to become special, for survival to actually happen, you had to enjoy the process of reproduction. And that is where you had to feel attracted and attached to that particular person. That is where the emotions need to come into the picture. Emotions इसलिए आते हैं ताकि हम उसके लिए मेहनत कर सके, रिप्रोडक्शन के लिए मेहनत कर सके। वरना क्यों करेंगे? वाई वुड आई वॉन्ट टू डू दैट? तो हमने मेहनत करना चालू किया क्योंकि अब आई एम सीइंग दिस पर्सन, आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, आई एम क्रेविंग दिस पर्सन, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, आई वांट टू बी इंटीमेट विद दिस पर्सन। अब ये ड्राइव बिल्डअप हो रहा है ना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लव। अब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचना जब चालू करते हो तो लव क्या बन गया? एक इक्वेशन टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। बट क्या ये फीलिंग ऑफ लव डिफाइन करता है कि जिस इंसान के साथ हम प्यार करने वाले हैं वो सच में हमारे लिए सही इंसान होगा या नहीं होगा? नहीं। एक ही पार्ट आ रहा है ना, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो किसी के साथ भी हो सकता है। वाई, हाउ डज इट मैटर? अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, सही हो, मेरे प्यार में पड़ने लायक हो, नहीं हो, डजंट मैटर। रिप्रोडक्शन अगर गोल है, एंड गोल है, तो बाकी चीज़ें तो इमटेरियल हो गई। अब इसमें एक और चैनल है ऐड। उस प्रोसेस में जब इवोल्यूशन प्रोसेस चलता जा रहा था, लॉजिकली चीज़ें डेवलप होती जा रही थी, बिल्डअप होना चालू हो चुका था सब कुछ में, आप नोटिस करोगे आज भी कंपेरेटिवली मेन एंड वुमेन सी पार्टनर्स एंड एंटिसिपेट फॉर देयर पार्टनर्स वेरी डिफरेंटली। कि मेन के दिमाग में जब डेफिनेशन आएगा ना कि हु डू आई चूज टू बी अ गुड पार्टनर, उनके दिमाग में बहुत सिंपल सा 2-3 इक्वेशन का डेफिनेशन होता है कि आई वांट टू बी गुड लुकिंग पर्सन और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत सिंपल फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है उनका। और आइडियली ये भी देखो कि बहुत सारे लोगों का ये अट्रैक्शन भी है मेन का 10 जगह पर एक साथ होता रहेगा फिजिकली। Okay. ये करना, ये अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव। इवन आफ्टर मैरिज एंड रिलेशनशिप्स पीपल गेट इनटू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, जो गलत है ऑब्वियसली। बट मतलब मेन का जो वे ऑफ अट्रैक्शन और वे ऑफ अटैचमेंट बहुत डिफरेंट है। विमेन के लिए पार्ट क्या आ गया कि विमेन को दे आर मच मोर कॉन्शियस ऑफ द पार्टनर दे आर चूजिंग। They do not jump into relationships. They take their own sweet time to observe the person, know the person, understand their emotional depth, understand if the person is going to be consistent and compatible with everything around me. अब इस अगेन इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के डेफिनेशन से सोचो इस बात को। एक मैन के पास क्या अथॉरिटी है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में? कुछ भी नहीं, बहुत ही टाइनी सा प्रोसेस है। विमेन के पास सारी अथॉरिटी है रिप्रोडक्शन का, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू रिप्रोडक्शन process, everything a woman is carrying, to delivery and to raising the child, initial few months and few years the mother is taking. Is process mein if a mother is
not taking a good decision, Yeah. then she'll have to take care of the child herself. Yeah. Which means अगर हम इंटीमेसी की बात की जाए तो मेन के लिए तो सिर्फ एक जॉय हो गया वो. उनको क्या, what do you have to lose? They don't have to lose anything out of intimacy. But a woman has to lose everything, a lot of things, अगर वो गलत पार्टनर चूज करे. That is where women are much more conscious emotionally as well. कि मुझे क्या पार्टनर चाहिए, कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म रहेगा नहीं रहेगा, कितना कंसिस्टेंट है नहीं है. मेन के लिए वो एक बस अट्रैक्शन की बेसिस हो गई. बिकॉज मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ, मेरा दिमाग इवोल्यूशनरी कह सकता है. वुमेन के लिए वैसा दिमाग नहीं चल रहा है. तो अगेन यहाँ भी लव का डेफिनेशन चेंज हो गया. अगेन डज इट डिफाइन क्या ये सही इंसान मिलने वाला नहीं मिलने वाला है? नहीं. तो लव की जो फीलिंग आती है ना, जो हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लव, इट इज़ जस्ट ड्रिवन बाय दिस वेरी बेसिक एस्पेक्ट ऑफ कि हम कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए. बट ये लव वाली फीलिंग इज नॉट इनफ टू डिफाइन इफ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी राइट फॉर मी और नॉट. आई कैन फील एट एनी पॉइंट ऑफ माई टाइम कि दिस पर्सन आई एम इन लव विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, बट फिर भी वो डिसीजन गलत हो सकता है मेरा. बिकॉज मैं तो प्यार क्या हो रहा है, मतलब मुझे एक पर्सन अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ मैं उस इंसान के साथ, एंड मुझे कोई होप दिखना चालू हो गया उस इंसान के साथ, और उस होप के साथ या उस पर्सन के एफर्ट के कारण या मेरी कहानी के जो दिमाग में चल रही कहानी उसके कारण आई एम गेटिंग अटैच टू द पर्सन और अटैच टू द स्टोरी ऑफ दैट पर्सन. तो मेरी अटैचमेंट चालू हो गई कहानी दिमाग में ही. मुझे तो पता ही नहीं पर्सन है क्या. वो जो पर्सन मुझे फीड कर रहा है अपनी तरफ से कहानियों में या रियलिटी में, उससे अटैच हो रहा हूँ ना मैं. बाकी पर्सन सही होगा नहीं होगा वो डिफरेंट पार्ट है. तो व्हाट आई वांट टू टेल हियर इज कि लव इज वन पार्ट ऑफ द लाइफ विच इज़ अ वेरी बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड यू आर बाउंड टू डू इट. मतलब ये होगा. आप किसी से प्यार में पड़ सकते हो, आपको प्यार हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट दैट पार्ट इज नॉट इनफ टू डिसाइड द अदर क्वालिटी ऑफ लाइफ. यहाँ यू आर रेफरिंग लव एज अट्रैक्शन. नहीं, आई एम टॉकिंग लव एज कंप्लीट लव. ओके. लव वाली फीलिंग, जो हम लव वाली फीलिंग को बोलते हैं ना कि यूर, बिकॉज अब यहाँ पे एक जो मेन गैप आता है व्हेन पीपल टॉक अबाउट लव, फिर एक अलग एंगल डालने की कोशिश करते हैं. लव तो इज बिगर दैन these all these things, right? It's much bigger. But वहाँ भी how do you decide that part? जब तक आप किसी इंसान से प्यार में जाते हो, आपको कैसे पता उस इंसान के बारे में completely? नहीं पता आपको. It's a bet. Any relationship or any marriage is a bet. Love marriages में वो bet percentage कम हो जाता है because you know the person. तो 60% 70% you know the person. और the other part of the relationship, जहाँ पर let's say arranged marriages, वहाँ bet थोड़ा और हाई हो जाता है. But bet तो दोनों चीज़ों में, दोनों जगह bet है. बिल्कुल. तो जब अगर रिलेशनशिप में बेट एग्जिस्ट कर रहा है या किसी भी रिलेशनशिप में बेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें हम तो एक तुक्का ही मार रहे हैं ना. बिल्कुल. तो वो तो लव वाला कॉम्पोनेंट, तो इन्हीं भी हम कितना ही जान लेंगे किसी के बारे में, बहुत नहीं जान सकेंगे. राइट. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि लव को और रिलेशनशिप को सेपरेट करना ज़रूरी है. अट्रैक्शन तो लव का पार्ट हो गया. तो लव को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: लस्ट, अट्रैक्शन, अटैचमेंट. साइंटिफिकली इफ यू ब्रेक इट डाउन, द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज लस्ट. ओके. I see a person and मेरा drive, why am I attracted to a different gender? If we're talking about a heterogeneous relationship, we get attracted to the other person because biologically मेरी drive है उस person के around. मतलब मैं दूसरे इंसान अपने सेम जेंडर में अट्रैक्ट नहीं रहा हूँ अगर मैं स्ट्रेट हूँ तो, बिकॉज दूसरे इंसान में वो लस्ट वाली चीज़ है ना. ऑल्दो निकल नहीं रहा है वो, मैं सोच नहीं रहा उस एंगल पे, बट बायोलॉजिकली सबकॉन्शियसली सो दैट इज द लस्ट स्टार्ट्स. When the lust starts, then हम anticipate करना चीज़ों को चालू करते हैं. That is where the other person makes move, you make move, and then the attraction happens. What is attraction? You start to feel the chase. मज़ा आ रहा है बात करके, चीज़ों को प्रोसेस करके, वर्कआउट करके. So attraction build up हुआ. लस्ट सबसे बेसिक फेज है. उसके कुछ समय बाद अट्रैक्शन चालू होता है, और इसके बाद अट्रैक्शन और लस्ट का फेज 6-7 महीने तक चलता है. ओके. उसके बाद उसके भी टाइम डिफाइंड है. मतलब अगर जनरली हाँ ये 6-7 महीने चलेगा. उसके बाद आएगा अटैचमेंट फेज. अटैचमेंट फेज वहाँ है जहाँ पे ये जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ रिलेशनशिप्स है ना वो खत्म हो गए. बिकॉज लस्ट एंड अट्रैक्शन में होता है अप्स एंड डाउन्स. अप्स एंड डाउन्स मतलब कि आप वेट कर रहे हो मैसेज का, आप कम. सो वी हैव बिकम एडिक्टेड टू द chaos ऑफ द chaos. हाँ कह सकते हैं ना, chaos ही कह सकते हैं, या फिर वो कुछ डोपामिन हिट मिलता है जो मतलब दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू गो लाइक. तो उसमें मजा आने चालू हो जाता है कि जब हम स्टार्टिंग में किसी से बात करना चालू करते हैं तो आपको क्रेव कर रहे हो, आप कब मैसेज आएगा, आपके मैसेज क्या रिप्लाई आएगा, क्या रिप्लाई नहीं आएगा. तो इसमें एंटिसिपेशन बहुत हाई है, बिकॉज यू वांट टू बी चोजन, यू वांट टू बी अट्रैक्टेड, यू वांट टू बी अंडरस्टूड, यू वांट टू बी लव्ड. एंटिसिपेशन इज हाई, सो द रिवॉर्ड इज ऑल्सो वेरी हाई. एक मैसेज हमारा दिन बना सकता है, एक मैसेज हमारा दिन खराब कर सकता है, बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन एंड द अट्रैक्शन एंड द लस्ट दैट इज कॉम्पोनेंट देयर. 6-8 महीने बाद वो सिक्योरिटी डेवलप हो गई कि नहीं, दिस पर्सन इज माइन एंड आई एम देयर्स एंड वी आर सिक्योर विथ ईच अदर.
Yeah. अब दैट इज वेयर द अटैचमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स. यहाँ से एक्चुअल जो स्टेबिलिटी आती है रिलेशनशिप में वो डेवलप होनी चालू होती है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि स्पेशली आज मॉडर्न डेटिंग में लस्ट एंड अट्रैक्शन तक कहीं खत्म हो जाते हैं रिलेशनशिप. बिकॉज 6-8 महीने तो कोई डिवोट ही नहीं कर रहा है. उनको क्या लग रहा है कि हम बहुत लड़ते थे, हम स्टार्टिंग की हम रिलेशनशिप बहुत लड़ते थे, हम बहुत फाइट होती थी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो हमने सोचा नहीं होने वाला वर्कआउट. बट इट इज़ सपोज टू हैपन. आप कोई भी दो नए इंसान साथ में आ रहे हैं with their differences, with their traumas, with their feelings, with their experiences, with their feeling, with everything around it, naturally differences आएंगे, conflicts होने वाले. Even according to a research, arranged marriages are more sustainable because it has been said कि love marriages यहाँ से इनका ग्राफ ऐसे जा रहा है और अरेंज मैरिजेस का ग्राफ ऐसे नीचे से लाइक ऐसे जा रहा है. स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशंस भी लो हैं और लव मैरिजेस में दे हैव ऑलरेडी सीन द हाई. So it's going down. So there is a disappointment. So that's how it has been said कि arranged marriages are more sustainable. I don't know how much उसमें भी एक of अलग that is perspective true. है. नहीं उसका that you're right about it. उसमें दो अलग perspectives भी है. एक और other variable भी ऐड होता है. Generally love marriages वाले couples में एक courage जो कि आज के जनरेशन में खत्म हो चुका है, डाइल्यूट हो चुका है. पिछले जनरेशन, हमारे जनरेशन में जो होता था, the courage to act out was higher. मतलब उस वक्त हमारे जनरेशन में फाइट करना पड़ता था लव के लिए या मैरिजेस के लिए, अपने डेटिंग के लिए. अब तो हर कोई कर रहा है. तो अब फाइटिंग कॉम्पोनेंट खत्म हो गया. मतलब अगर मैं जो अपने पिछले जनरेशन में लव मैरिज करनी है या शादी करनी है किसी अपने पार्टनर ऑफ चॉइस से, तो मेरे अंदर करेज होना चाहिए घर वालों से फाइट करके लड़ाई और शादी करने की. तो जिसके अंदर करेज है शादी करने की, उसके पास करेज है शादी तोड़ने की भी इस कॉम्पोनेंट पे. मतलब वो हाइज एंड लोज आएगा. तो अगर मुझे लग रहा है कि सही है तो मैं सही के लिए डिसीजन भी लूंगा, गलत जाए तो गलत के लिए भी डिसीजन लूंगा. अरेंज में वो पार्ट थोड़ा लो हो जा रहा है क्योंकि अपने लिए फाइट भी तो नहीं की वहाँ पे, तो निकलने के लिए फाइट कैसे करें. वो कॉम्पोनेंट पहला है. और दूसरा कॉम्पोनेंट ये भी आ जाता है कि एक और जो पार्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, और स्पेशली अगेन ये पिछले जनरेशन में ज़्यादा था, जिन्होंने लव मैरिजेस की थी वो सिर्फ अपने फैमिली से भागने के लिए लव मैरिज कर रहे थे. ऐसा नहीं था क्योंकि आई एम फ्रॉम वेरी हैप्पी फैमिली, आई एम वेरी स्टेबल फैमिली. एक एस्केप मैकेनिज्म. एक पार्ट होता है क्योंकि आई एम फ्रॉम अ वेरी हैप्पी फैमिली, वेरी स्टेबल फैमिली, माई पेरेंट्स आर लविंग मी, आई एम लविंग माई पेरेंट्स, एंड then I find someone and then get attracted to the person and then I'm in love with that person and then loving that person. बहुत कम लोग ऐसे होते थे. Most of the people, घर में chaos था, घर में traumas था, उसको bypass करने के लिए बाहर दिमाग लगाना चालू कर दिया, जो कि उनके लिए सर्वाइवल के सही था. लेकिन जब आप उधर जॉय फील हो रहा था. हाँ, जॉय फील हो रहा था. लेकिन उस प्रोसेस में आपने बस लव वाली फीलिंग पे किया काम. आपने फिर भी एंटिसिपेट नहीं किया कि सच में वो इंसान सही है नहीं मेरे लिए, लॉन्ग लास्टिंग है नहीं, लॉन्ग टाइम पे जाएगा नहीं जाएगा. तो मेजॉरिटी ऑफ द लव मैरिजेस आर जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस वन कॉम्पोनेंट, लव. अच्छा मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत प्यार कर रहे हैं हम लोग दूसरे को, बट दैट इज़ नॉट इनफ टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप. टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप यू नीड मोर देन लव. You need goals, you need hobbies, you need passions, you need communication, you need efforts. बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जो कि छोटे लेवल पे स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती है. Exactly. As you keep on evolving in life and keep on growing in different stages of life, like शादी के बाद क्या चैलेंजेस आएंगे, फैमिली का क्या रोल होगा, बच्चों के बाद क्या चैलेंजेस आएंगे, उस पेरेंट्स का क्या रोल होगा. हर का अपना रोल है. या हमारे लाइफ में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया, उसमें हम कैसे डील करने वाले हैं. तो वो सारे कॉम्पोनेंट को स्टडी कर पाना. तो आई एम सेइंग कि लव is just one small part of life, which is very biologically driven, and it should not be as much emphasized as we do, because it's not a magical thing, it's not a universal thing कि दुनिया में आपके लिए बना दिया किसी ने कोई और आप वो इंसान आपको मिलेगा एंड लाइफ चेंज होने वाली है आपकी. आपको प्यार किसी से भी हो सकता है. बायोलॉजिकल आप किस बेसिस पे होता है? वन ऑफ us is attracted to someone else and other person is getting attracted to someone else, तो उसका बेसिस क्या है अट्रैक्शन का? क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज अट्रैक्शन. उसका बेसिस क्या है? क्योंकि अट्रैक्शन तो कभी भी हो सकती है ना. आई हैव रेड समवेयर अट्रैक्शन नोज नो रूल्स, राइट? सो वो कभी भी हो सकती है. तो उसका क्या बेसिस होता है? फॉर सम इट इज लुक्स, फॉर सम इट इज समथिंग एल्स. एंड अट्रैक्शन और एक्शन के बीच का जो गैप है वो कितना जरूरी है? बिकॉज आई थिंक जो सेल्फ रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस वाला पार्ट आता है वो वहां आता है, जो द टाइम वी टेक टू प्रोसेस द अट्रैक्शन एंड देन वी एक्ट आउट. राइट. सी अट्रैक्शन वाली चीज ना, जो अट्रैक्शन नोज नो बाउंड्स, उसमें एक्चुअली अट्रैक्शन नोज सर्टेन बाउंड्स. ओके. आप नोटिस करना कि वी गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु वी ऑफन थिंक आर इन आवर लिमिट एज वेल.
Okay. मैं शायद ऐश्वर्या से अट्रैक्ट नहीं होऊंगा. Oh yes. ऐश्वर्या कहाँ, मतलब मैं कहाँ ऐश्वर्या कहाँ मैं. बट आई माइट गेट अट्रैक्टेड टू समवन हु आई नो इज अचीवेबल फॉर मी. Oh really? हमारे बाउंड्स में आ रही चीज़ ना कि यहाँ तक है, Okay. इसके ऊपर आउट ऑफ लिमिट है. तो इंसान अपना रेंज क्रिएट कर देता है, इससे नीचे और इसके ऊपर वो नहीं जाता है. और ये सबकॉन्शियसली हो रहा होता है. Yeah. राइट कि हम ये इस रेंज में लोगों से अट्रैक्टेड होंगे. अब वहाँ पे रेसिप्रोकेशन आ जाए. रेसिप्रोकेशन का भी अब लिमिट है. अगर मुझे बचपन से वो चीज़ रेसिप्रोकेशन फ्रॉम माई ओन पेरेंट्स बहुत कम मिला है, मतलब आई हैव ऑलवेज फॉट फॉर माई नीड्स गेटिंग मेट एंड बीइंग फीलिंग हर्ड एंड वांटेड एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो मेरा जो रेसिप्रोकेशन का लिमिट है बहुत कम हो जाएगा. मतलब कम रेसिप्रोकेशन में भी Maybe we will survive. I'll We survive, will हाँ. feel that Yes, like love. Exactly. I'll feel कि I'm getting I'm all the loved. things. Yeah, I'm loved. I'm So getting हम standards ही low set कर लेते हैं. बिल्कुल राइट. एंड अगर वही that is where the whole basis starts. कि अगर आपका बेसिस स्ट्रांग है ना, आई नो व्हाट माई स्टैंडर्ड्स आर, Yeah. आई नो व्हाट आई नीड, तो विल फाइट फॉर दोज पर्टिकुलर थिंग्स. Yeah. तो आप छोटे मोटे रेसिप्रोकेशन पे एडजस्ट नहीं करोगे. आप बोलोगे नहीं मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, दूसरे को फाइट करना पड़ेगा. एंड देन यू सेट दैट स्टैंडर्ड्स फॉर योरसेल्फ. एंड दिस इज वेयर कि एक अपना बेस पे काम करना. जब लोग बोलते हैं ना कि बिफोर जंपिंग टू रिलेशनशिप्स ऑल स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, Yeah. वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. बिकॉज हम जंप तो कर सकते हैं रिलेशनशिप में, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है. रिलेशनशिप में तो आ जाएंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है. बट उसके बाद आपको क्या मिल रहा है रिलेशनशिप से, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. राइट, बिकॉज जस्ट एक एक्साइटमेंट के फेज में हम घुस तो गए रिलेशनशिप में, मज़ा भी आ गया स्टार्टिंग में बहुत, बट उसके बाद तो फिर लोनलीनेस का इम्पैक्ट और बढ़ जाता है ना. लोनलीनेस बिना रिलेशनशिप में रहे वर्सेस लोनलीनेस रिलेशनशिप में रहने के बाद Yeah. ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है. तो वो समझना ज़रूरी है. Yeah, so there was a line I was reading in this book. I was telling you, I was reading this 8 Rules of Love. So there was a line, loneliness is the pain of being alone, and solitude is the glory of being alone. And when we move towards relationship after being in solitude, then the relationship is more stable, Right. like more consistent and more committed. बिल्कुल So, how would you explain? 100%. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल सही बात है कि आप जब अपने स्टैंडर्ड्स, आपको पता है कि आपको चाहिए क्या. Yeah. मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं अपने खालीपन को पता है कि आई एम कंफर्टेबल विद दिस खालीपन, अकेलापन, तो आई एम एंजॉयिंग इट. Yeah. फिर मैं ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में. वरना मैं उस खालीपन को भरना चाहूँ किसी ना किसी चीज़ से. या तो हम रनिंग करके भरेंगे, या फिर खाने से भरेंगे, या तो पीने से भरेंगे, या तो शॉपिंग से भरेंगे, बट भर देते हैं कहीं ना कहीं फॉर्म में, या रिलेशनशिप से भरेंगे. दैट इज़ वेयर पीपल जम्प फ्रॉम रिलेशनशिप्स, वन रिलेशनशिप टू अनदर. बट अगर वो मैंने स्टेबिलिटी लाई हुई अपनी लाइफ में, तो आई नो व्हाट डू आई वांट. So how do we bring that stability? How do we convert that loneliness into solitude? आई थिंक इज़ वेरी सिंपल. अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड एंड नो वट यू वॉन्ट. बिकॉज सबके जो नीड्स है ना, इमोशनल नीड्स आर वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी पर्सनल. नीड्स जनरली सबके सेम होते हैं, बट किस इंटेंसिटी में हमें क्या चाहिए वो बहुत डिफर करता है. Depending upon our childhood? अपॉन चाइल्डहुड, अबाउट एन एक्सपीरियंसेस, अबाउट लाइफ, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है उस प्रोसेस में. तो वो जो डिफाइंड नीड्स है ना कि मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में, वो बहुत ज़रूरी है खुद को फिगर आउट कर पाना. एंड जब तक दूसरा इंसान आ रहा है ना, तो उस पैरामीटर को एस्केलेट करेगा, वो एडअप नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिलेशनशिप में जाऊँ तब जाके ये खालीपन मेरा खत्म हो जाएगा. खालीपन पहले से खत्म होना चाहिए. रिलेशनशिप्स को एडअप करना चाहिए. राइट, दैट आई एम ऑलरेडी enjoying my life. I'm already know how to spend my time with myself or with my friends and everything around. But yes, when a partner comes into my life, I know how to celebrate that time as well. So if you're craving for a relationship, it is not the right time for a relationship. हाँ, मतलब ये बात आप कह सकते हैं. है ना? हाँ. Yeah. One more thing I would like quote from this book, which I found really like, I really loved that line. He says that the best thing for our nervous system is another person, and the worst thing for our nervous system is another person. So, the safety we feel around, if we get someone safe and secure, and the safety we feel, the stability in our nervous system is another level. And when we don't get that, the trauma and the pain we feel is another level. बिल्कुल. So, how do we know that our nervous system is safe in this relationship? Because honestly, we don't, realize that. बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. मतलब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी रिलेशनशिप टू सर्वाइव, मोर देन द लव फीलिंग.
Yeah. बिकॉज जैसे बोला कि लव वाली फीलिंग तो आ ही जाएगी, आप Okay. बायोलॉजिकली इनग्रेन्ड हो उस प्यार के लिए, Okay. आपकी बॉडी खुद ब खुद करेगी वो चीज़, Okay. राइट। सोचने की जरूरत नहीं, भूख लगती है ना जैसे इंसान को, प्यार भी हो Okay. जाता है एक पॉइंट के बाद, सबको हो जाता है। Okay. लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम वाली बात So जैसे हम पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि प्यार तो हो ही जाएगा, that was the right thing. हो जाता है, है सच में हो जाता है, अगर आपको सही स्पेस मिल जाए ना तो हो जाता है प्यार। एंड आपकी यू क्रेव फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ऑटोमेटिकली, आपकी बॉडी बनी है उस चीज़ के लिए। हाँ, आपका दिमाग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता रहेगा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। Okay. लेकिन हाँ, ये मेक श्योर करना कि हम अपने आप को ओपन रखें उस प्रोसेस के लिए, एंड देन अलाउ माई Yeah, सेल्फ। sometimes we are too attached to a kind of thing, हाँ. person in our mind that we don't like get attached to another person. एग्जैक्टली राइट। हाँ, तो हम ओपन नहीं रहते, हम बहुत रिजिड हो जाते हैं अपनी बिलीव्स के साथ, तो वो एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट हाँ, लव तो चलो हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। बट जो बात है नर्वस सिस्टम का जो एक स्पेस होता है, एक सेफ नर्वस सिस्टम को फील करना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दैट इज़ वेयर मोस्ट रिलेशनशिप्स ब्रेक। क्योंकि अब जैसे आपका बॉडी और आपका ब्रेन, जब आप किसी पर्सन के साथ हो और आप किसी टर्बुलेंट स्टेट पे जा रहे हो, आपको क्या चाहिए उस पॉइंट पे, कि मुझे टर्बुलेंट से लेस टर्बुलेंट स्पेस पे पहुंच जाऊं मैं। एंड हम कैसे फील करते हैं, जैसे हम बहुत सैड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हम किसी से बात करते हैं, वो इंसान हमें सुनता है, हमें रिलैक्स मिलता है, वेंटिंग आउट मिल गया है, कुछ अच्छा बेटर लगा कि चलो दूसरा बंदा सुन रहा है मेरी बात, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम वांटेड एंड एवरीथिंग एल्स, तो वी फील गुड अबाउट दैट पर्टिकुलर सेल्फ। सो नेचुरली अ नर्वस सिस्टम काम्स डाउन, रिलैक्स। बट वही अगर मैं अपनी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, दूसरा इंसान और अपनी प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम और प्रॉब्लम में चला जाता है ना, और हाइटेंड हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम जब एस्केलेट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। और नर्वस सिस्टम काम होना, दैट्स अ कामनेस रिस्पॉन्स, कि बॉडी इज इन सेफ मोड, इज आउट ऑफ सर्वाइवल मोड, इट इज़ अ सेफ मोड नाउ। तो वो दूसरा पर्सन में फील करा सकता है वो सारी चीज़ें फॉर श्योर। लेकिन वही बिल्डअप ऑफ कि वो बिल्डअप दूसरा इंसान कैसे हमें प्रोवाइड कर रहा है, एंड इसमें सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बिकॉज यहाँ पे ऑल्दो हम सोच सकते हैं इस तरीके से, नहीं दूसरा पर्सन को तो मुझे बस रिलैक्स करवाना आना चाहिए, बट ये आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी उसको रिलैक्स या सेफ फील करा सको, बिकॉज इट गोज बोथ वेज। अगर मैं अपने पार्टनर को सेफ नहीं फील करा पा रहा हूँ और मैं अज्यूम करूँ कि उसका ही सारा पर्पस है मुझे सेफ फील कराना, तो नहीं होगा वो भी। तो इट हैज़ टू अंडरस्टैंड, एंड वो सेफ्टी का डेफिनेशन इज़ वेरी डिफरेंट फॉर बोथ पीपल। एंड फॉरगेट अबाउट पीपल, टू पीपल, दो जेंडर्स में इतना बड़ा गैप है ना सेफ्टी का, कि लोग उसको ही मिसमैच कर देते हैं। लड़के बॉयज़ और मेन ऑफन एंड अप थिंकिंग कि मेरे सेफ्टी के अकॉर्डिंगली वो चले। जैसे जब बात होती है ना कि लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मेरे को लगता है कि इतना मत बात करो, इतना मत शेयर करो, इतना मत बोलो, इतना मत रो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्यों इतना रो रहे हो, तो उनका सेफ्टी वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। एंड जब विमेन बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं बात कर रहे हो, बात करो, भाग क्यों रहे हो पीछे, शेयर करो, डिस्कस करो क्या हुआ, विमेन को सेफ्टी उस फॉर्म में चाहिए, और ये गैप आ गया सेफ्टी का यहीं पर सबसे बड़ा। एंड ये चीज़ जब तक रिजॉल्व ना हो तो डिफरेंसेस आने चालू हो जाते हैं, एंड देन थिंग्स बिकम वेरी अगली आफ्टरवर्ड्स। दैट इज व्हाई न्यू कॉन्सेप्ट है गैलेंटाइंस, बिकॉज गर्ल्स अंडरस्टैंड ईच अदर मोर, तो वहाँ पे इमोशंस ज़्यादा समझे जाते हैं, और वी फील मोर सीन। डू यू थिंक वैलेंटाइंस डे इज ओवरहाइप्ड? हाँ, मतलब इससे अच्छा है, वी शुड सेलिब्रेट लव। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस आइडिया ऑफ वैलेंटाइंस, बिकॉज अच्छा है, वी शुड सेलिब्रेट लव, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, एंड इफ यू अंडरस्टैंड एंड आपको मौका मिल रहा है उसको सेलिब्रेट करने का, सो व्हाई नॉट, जैसे हम बाकी फेस्टिवल्स मना रहे हैं फॉर दैट मैटर। ओके, व्हाट इज योर आइडियल वे ऑफ सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस डे? लाइक बेस्ट वे वुड बी कि अपने साथ जो भी चीज़ें कर सको, कि अपने हमारे साथ जो हमारे कपल चीज़ें हैं, कि व्हाट डू वी वांट, लाइक से वी वांट टू ट्रैवल, और वी वांट टू गो आउट फॉर अ फैंसी डिनर, और वी वांट टू गो आउट वॉच अ मूवी, वट एवर, जो भी चीज़ हमें लग रहा है ना कि दिस इज़ आवर टाइम टुगेदर, सो वी शुड ट्राई टू फाइंड दिस टाइम फॉर टुगेदर। जैसे अगर हम फेस्टिवल की बात करते हैं, जैसे दिवाली है, तो हमारा गोल क्या है दिवाली में, कि सब फैमिली साथ आएगी, हम लोग खाना खाएंगे, नहीं मनाओ दिवाली, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बट आइडियली क्या पर्पस हुआ उस फेस्टिवल का, कि आप ग्रुप हो, साथ में आओ, इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, ब्रेक लेकर। सेम थिंग गोज फॉर लव एज वेल, बिकॉज लाइफ तो ऑलरेडी बहुत बिजी है, एंड वी फॉरगेट द वेरी टाइनी एंड द स्मॉल ब्यूटीफुल मोमेंट्स। सो आई थिंक वो होना चाहिए। अब हाँ, 7 दिनों वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता है, बट हाँ, ये बस ये वाला पार्ट है कि चलो ये इस तरीके से, बट एनीवे उसका भी अपना पर्पस है, क्या ये स्पेसिफिकली फॉर हग डे या वॉट एवर, या दिस डे एंड दैट डे, जो भी, चलो आपको एक पर्पस तो मिल रहा है ना कुछ काम करने के लिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। हाँ, एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक नहीं सेट होनी चाहिए, कि वो अनसेड रूल बन जाए यहाँ पर, कि ये अब आ चुका है ना, तो तुम्हें ये दिखाना है या देना है, तभी सब चीज़ें सही होने वाली है। ये म्यूचुअल होना चाहिए, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि दूसरा इंसान मेरे लिए करे
म्यूचुअली इसके बारे में बात करो, डिस्कस करो एंड डू समथिंग अबाउट इट रादर देन एक्सपेक्टिंग कुछ दूसरा इंसान करने वाला है। राइट। और मैंने ऐसा भी पढ़ा कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग वैलेंटाइंस डे के वीक में सबसे ज्यादा ब्रेकअप्स होते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस जब मीट नहीं होती देन दे ब्रेकअप। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ होता है, ये तो बहुत होता है बिकॉज वही लोगों का, वही तो लव वाले पार्ट में भी काफ़ी लोग एक इमेज कॉन्शियस बन जाते हैं ना कि it's more less about me feeling loved, it's also more about how people are seeing me getting loved. मतलब मैं कैसी दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ इन सोसाइटी, हाउ गुड अ कपल वी आर, एंड दैट इज वेयर द होल कपल गोल्स थिंग स्टार्टेड ऑन इंस्टाग्राम, कि आप देख रहे हो बैठ के। इवन माइंड में भी तो एक हमारी स्टोरी चल रही है ना, जिसको हम लव स्टोरी कह सकते हैं, कि अगर वो जो मेंटली हमने स्टोरी बनाई हुई है उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो नहीं हमारी एक्चुअल स्टोरी चल रही, सो देन देयर इज अ गैप ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वही मेंटल स्टोरी अच्छी बात है, बनानी चाहिए बिल्कुल, ताकि आपके एक्सपेक्टेशंस राइट सेट हो, बट दैट शुड बी मेट अप विद कम्युनिकेशन एज वेल। सिर्फ स्टोरी विदाउट एनी कम्युनिकेशन द अदर पर्सन डजंट इवन नो व्हाट यू आर थिंकिंग, फिर तो इट्स बिकम्स अ रूल फॉर डिजास्टर। सो नो हैव, मतलब आप एक्सपेक्ट करो, 1000 चीज़ एक्सपेक्ट करो, बट बात भी करो, बिकॉज आपको ये नहीं फील होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने पार्टनर से, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। द पर्सन डजंट इवन नो कि क्या चाहिए आपको। तो बात करो, डिस्कस करो, देखो क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, एंड देन सी व्हाट इज इट रियली हेडिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें या दुनिया में दिखाना या वॉट एवर, उसका गोल तो यही है ना कि यू वांट टू फील लव्ड बेसिकली, यू वांट टू फील लव्ड, यू वांट टू फील गुड बाय योर पार्टनर, यू वांट टू फील स्पेशल। वो तो आपको किसी फॉर्म में निकल सकता है, जब आपको दिख जाए कि दिस पर्सन एक्चुअली इज मेकिंग एफर्ट्स फॉर मी, थ्रू दिस और थ्रू दैट यू विल फील लव्ड। तो वो हमने एक फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए इस प्रोसेस में, बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट, अलाउ द अदर पर्सन टू शो आल्सो लव दे इन देयर ओन वेज। ओके, सो एज यू बिकेम मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, how did how did romance changed for you? You know, when we were younger, we were shown a different story. We have seen from Bollywood, from Hollywood. Like, this is how the romance feels. How did it change for you or any other person who is getting emotionally evolved? आई थिंक सी, जैसे मैंने बोला कि वो लव वाला एम्फसाइज कम हो जाता है एंड रिलेशनशिप का एम्फेसिस ज़्यादा हो जाता है। Okay. And मतलब kind of I have always been like this person only. Okay. Bit mathematical and bit calculative in that order. लेकिन हाँ, मतलब वो फीलिंग फिर भी गुड पार्ट आई पर्सनली फील फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि बेस्ट पार्टी को सस्टेनेबल रहा हमेशा से। Okay. कि जनरली क्या होता है कि यू गेट द किक एंड देन वो एक पॉइंट पे ग्राफ नीचे बिल्कुल निकलना चालू हो गया। फॉर मी आई डोंट गेट द किक, आई डोंट गेट, मतलब पर्सनली दिस इज काइंड ऑफ पर्सन आई नेवर गेट द किक आउट ऑफ एनीथिंग। Okay. तो मेरा ये यहाँ पर पहुंचेगा, बट दिस गोज, Okay. ये एंड तक ऐसे ही रहेगा। Okay. It will not. This should be the ideal thing for Ideal like sustainable है, मतलब ये ना, क्योंकि it is sustainable. Otherwise, we would get the kick, then it would go down. That is why people crave one relationship after the other relationship, and then they feel like the attraction is fading, and then they look for another partner. बिल्कुल 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 right, exactly यही होता है। I think all these affair thing is also like when a person is addicted to that hit, it goes on. 100%. So how do we like, if someone has realized कि this is happening with them, how do they go about it now? हाँ, पहले बात वो सस्टेनेबिलिटी वाली बात करते हैं कि पहले जो हम सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में आप जब एंटर करोगे तो आपको किक मिलेगा एंड देन धीरे धीरे वो कम होगा। किक सबको मिल रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है किसी न किसी का, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो लव पार्ट पे ज़्यादा एम्फेसाइज ना करके रिलेशनशिप पार्ट पे एम्फेसाइज करना। मतलब एफर्ट आपके लव में नहीं आना चाहिए, आपका एफर्ट रिलेशनशिप पे आना चाहिए, क्योंकि लव पे तो बायोलॉजिकली आपकी बॉडी बनी हुई एफर्ट मारने के लिए। आपको खुद मन करेगा 10 बार मैसेज करने का, 10 बार कॉल करने का, 15 बार मैसेज करने का, 15 बार कॉल करने का, दिन भर पीछे भागने का। आप चाहो या ना चाहो आप करोगे, रिलेशनशिप में मन नहीं करेगा, क्योंकि अब तो स्टेबिलिटी आ गई है। अब तो मिल गया सब कुछ जो चाहिए आपको। यहाँ पे काम कर पाना, वही सारी चीज़ें उसको मेंटेन कर पाना, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली मेंटेन्स अ गुड लविंग रिलेशनशिप। ओके, तो ये पार्ट आप छोड़ दो, उसमें मेहनत मत करो, खुद बॉडी करेगी आपका सारा काम। अच्छा, यहाँ पर मेहनत करो कि मुझे क्या चाहिए। इफ द माई पर्सन वांट्स कि दे वांट टू टॉक, दे वांट टू शेयर देयर फीलिंग्स, गिव देम द स्पेस टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स। इफ़ यू वांट कि मैं एक तरीके से अपनी कहानी, अपनी कम्युनिकेशन बता सकूँ एक तरीके से, तो टॉक अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल। दिस इज़ व्हाट मेक्स अ रिलेशनशिप गो हेड। So don't focus too much on the love part in terms of efforts. Talk more about the efforts part in the relationship. After you get into a relationship, that is what it will help you sustain it in the longer term. Right? So first thing ये.
दूसरी बात ये सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ कि आप मेंटेन कैसे करो, कैसे इस किक से बाहर निकले। तो एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बोला एक पार्ट की, ये तो है कि दिस इज वेरी एडिक्टिव। कोई भी चीज, एनीथिंग दैट गिव्स यू दैट हाई इज एडिक्टिव इन लाइफ। लव इज द मोस्ट एडिक्टिव थिंग बिकॉज वो सबसे बड़ा हाई देता है हमें। अब प्रॉब्लम क्या है? लव इज द मोस्ट एडिक्टिव थिंग। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव थिंग्स बिकॉज दिमाग में जो फीलिंग लेकर आता है वो किक लेता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सारे हार्मोन्स वहाँ पे, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, सब कुछ जा रहा है वहाँ पे ना। आप तो ये इतना बॉलीवुड हमारा जो भरा पड़ा है, दिल तो पागल है एंड समथिंग समथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ दीज हार्मोन्स। क्योंकि आपने अभी बोला जस्ट लाइक लव इज मोस्ट एडिक्टिव थिंग, तो ये सारा जो हमारा, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो गई है, वी हैव सीन मीडिया एंड फिल्म्स एंड एवरीथिंग, तो हम बचपन से उस कंडीशनिंग से आ रहे हैं एंड वी हैव दैट आइडिया ऑफ रोमांस व्हेन वी सी शाहरुख खान, व्हेन वी सी ऋतिक रोशन, एंड नाउ वी आर नॉट गेटिंग दैट इन रियल लाइफ। और वो धीरे धीरे डिसअपॉइंटमेंट बिल्डअप होती है क्योंकि हमारा आइडिया वहां से बना। हाँ, राइट। सी कंडीशनिंग जो हमने मूवीज देखी वो तो मिरर था सोसाइटी का, जो दिखाना चाहते थे वो लोग। बायोलॉजिकली भी योर ब्रेन इज सपोज टू वर्क लाइक दैट। वो क्रेविंग डेवलप करना, वो वांट, वो एंटिसिपेशन क्रिएट करना, तभी तो आप चेज करोगे ना। जो मैंने बात की इवोल्यूशनरी टर्म्स में, मीडिया की वजह से प्रोजेक्ट कर दिया और वो उसकी वजह से इंक्रीज हुआ 100%। वो तो बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सपेक्टेशंस एक सेट कर दी ना, दिस इज हाउ द ideal partner should look like, this is how much effort they should be putting into the relationship. तो दिमाग में बैठ गई। अब वो चीज़ हम चेज करते, क्रेव करते, वो मिलता नहीं है, देन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बट अगेन आई पर्सनली फील कि जो सारी चीज़ हम लव के बारे में बात करते हैं, इट बिकम्स टू सेल्फ ऑब्सेस्ड। आवर डेफिनेशन ऑफ लव इज़ वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, मुझे ऐसा चीज़ें मिलनी चाहिए। वी नेवर थिंक अबाउट इवन द अदर पर्सन टॉकिंग अबाउट लव। दूसरे इंसान को तो वही चाहिए। आपको तो प्यार फील करना चाहिए, दूसरे इंसान क्या प्यार फील नहीं करना चाहता। द अदर पर्सन ऑल्सो वांट्स टू फील लव्ड, द अदर पर्सन ऑल्सो वांट्स एंड डिजर्व्स टू बी लव्ड। हम तो सोचते नहीं जब अपने प्यार की बात करते हैं तो उस ऑर्डर में इतने ऑब्सेस हो जाते हैं ना हम ना, कि हम दूसरे को समझ ही नहीं पाते कि दूसरे को क्या चाहिए एंड दे सके उस प्रोसेस में। तो हम जो देते वो भी वही चीज़ें देते उस इंसान को जो हमें अच्छा लगे। कि माई लव लैंग्वेज इज गिफ्ट, तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी या गिफ्ट दूंगा। वाई? बिकॉज आई लाइक गिविंग गिफ्ट, सो भी तुम्हें भी अच्छा लगता होगा। बट दैट्स डजंट वर्क। मैं उसे गिफ्ट पसंद नहीं है, मे बी उससे कुछ और पसंद है। लेकिन हमें, बिकॉज हम अपने में इतने ऑब्सेस्ड हो गए इस इनिशियल प्रोसेस में, एंड दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स बीइंग सो हाई, इमोशंस आर ऑन पीक। तो उस वक्त हम देख ही नहीं पा रहे कुछ और चीज़ें अपने से हटकर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस इमोशन से हट के चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे मैंने बोला ना कि एक मैसेज आने पे डोपामिन जो किक मिलेगा, और एक मैसेज ना आने पे जो मेरा कॉर्टिसोल हिट करेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, वो इस इमोशंस को यहाँ से यहाँ फ्लक्चुएट करते रहेगा बैठ के। दैट विल बी वेरी स्ट्रेसफुल, वेरी वेरी एडिक्टिव थिंग, एंड दैट इज व्हाट मेक्स लव एडिक्टिव। कि जो मज़ा, जो किक मिलता है, जो मज़ा आता है, जो स्ट्रेस आता है, दैट इज़ व्हाट वी क्रेव द पर्सन इवन मोर। एंड दैट इज़ व्हाई इट इज बीइंग सेड ना कि जब इंसान हमें नहीं चाहता है उसके पीछे हम ज़्यादा भागते हैं। जो चाहता है उसको तो ठीक है, चलो ठीक है, द पर्सन लाइक्स मी, पर्पस सॉल्व्ड। आई वांट टू फील लव्ड, यू लाइकिंग मी, लविंग मी, पर्पस सॉल्व होगी ना। आई लाइक यू, डोंट लाइक मी, नो दैट्स अ ओपन लूप फॉर मी। उसको कैसे सॉल्व करें? बिकॉज द मोमेंट यू नॉट लाइकिंग मी इज मेकिंग मी क्वेश्चन माई सेल्फ, इज मेकिंग मी डाउट माई सेल्फ। नाउ आई वॉन्ट टू चेज यू टू फील लाइक्ड। नो, am I chasing you or am I chasing this feeling of being loved? So ideally it becomes hardly about that other person and more about my feeling. कि मुझे if we fix that feeling, I think half of the work would be done. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो उस पार्ट में रैशनल होना बहुत ज़रूरी है कि हम उस इंसान की जो भाग ही नहीं रहे। और यही होता है जब रिलेशनशिप जब एंड होता है ना, तो क्लोजर तो मिलना बहुत, हम क्लोजर की बात करते हैं, बट क्लोजर इज वेरी 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 वियर्ड थिंग टू से, बिकॉज दुनिया में कोई इंसान आपको क्लोजर नहीं दे सकता जो आप सुनना चाहते हो। क्योंकि क्लोजर का क्या डेफिनेशन है कि आप मुझे 5 शब्द बोल दो, मैं शांत हो जाऊंगा। बट वो 5 शब्द वो बोलेगा ही नहीं इंसान, वो कुछ और बोलेगा, और वो कुछ और बोलेगा तो आपका क्लोजर मिलेगा नहीं, और आप फिक्सेट हो जाओगे उस पर्सन के पीछे। ब्रेकअप्स के बारे में ये भी कहते हैं कि ब्रेकअप्स का जो पेन है वो लिटरली फिजिकल एक्सीडेंट्स जितना फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इतना पेन ब्रेकअप में फील होता है। हाँ, बिकॉज आइडेंटिटी आपकी छिन गई ना। जब आपका ब्रेकअप हो रहा है तो आपके साथ हो क्या रहा है? आपका एक अपनी आइडेंटिटी बनाई कि दिस इज हु आई एम एंड दिस पर्सन इज लविंग मी फॉर हु आई एम। सडनली द पर्सन गोज अवे एंड सेज आई डोंट लव यू, आर द वर्स्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट।
मतलब मेरी आइडेंटिटी हिल गई, खत्म हो गई। मे बी द अदर पर्सन डज नॉट से, बट वो हमारी खुद की भी एक सेल्फ, मे Obviously, बी आई एम द वर्स्ट पर्सन काइंड ऑफ अ फीलिंग, ऑब्वियसली मतलब जा रहा है छोड़ के, मतलब यही हो गया ना बात कि अब बंदा कि मुझसे प्यार नहीं करता आई है, एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अनलवेबल। तो हम उसके पीछे और क्रेव करते हैं, चेज करते हैं कि बात करो मुझसे, समझो मेरी बात, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे था, बताओ, मेरे आंसर सवालों का जवाब दो। बट अगेन वाइल दैट चेजिंग इवन आफ्टर द ब्रेकअप, इफ आई आस्क एवरी पर्सन जो ब्रेकअप के प्रोसेस से जा रहा है, would you take him back or take her back if they come back to you? Most of them will say no. ओके, क्योंकि उनको ही पता है कि रिलेशनशिप सही जा नहीं रहा था, हमारी तो लड़ाई होती थी सिर्फ, हम तो बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे। देन व्हाई आर यू चेजिंग दैट पर्सन? सो दे आर नॉट चेजिंग द पर्सन, दे आर चेजिंग दैट फीलिंग कि वैलिडेट मी, गिव मी दैट आइडिया बैक कि मेरा सेल्फ वर्थ कहीं नहीं है, राइट? तो इंसान अपने वर्थ के पीछे भागते रह जाता है और उसलिए वो एडिक्टिव और बन जाता है। So this again the pattern is coming from childhood, मतलब different stages पे होता सबके साथ है, सबके साथ है ना. There's a quote that says if you don't address your childhood wounds, your romantic relationship will. है ना? So again the core is addressing your childhood. Addressing everything, मतलब childhood तो एक पार्ट है लाइफ का, बट everything about your life. आज भी अब हम सब इम्परफेक्ट इंसान हैं, हम सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज है, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज है, कुछ ना कुछ ट्रॉमा है, सब में कुछ ना कुछ। तो अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा पेनफुल सिचुएशन आएगा लाइफ में, तो मैं भी हिल जाऊंगा। मैं कितना भी बोलूँ मैं बहुत सॉर्टेड और बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, हिल जाऊंगा मैं, लाइफ हिल जाएगी मेरी। क्यों? बिकॉज मेरी आइडेंटिटी छिन गई ना मेरी से। तो नेचुरली मेरी आइडेंटिटी छिन गई, मतलब वो थ्रेट है मेरे लिए, आई विल पैनिक फॉर श्योर। तो वो उस बात को एड्रेस कर पाना कि it is not, we have to dissociate our worth from the person going away from us. हम क्या करते हैं ना, कोई इंसान भाग रहा है ना, तो वो मेरा वर्थ लेकर जा रहा है, तो मुझे इंसान का पीछा करता है। आइडेंटिटी कोडिपेंडेंसी, जहाँ पे कोडिपेंडेंसी उसमें तो और ज्यादा बढ़ जाता है। जहाँ कोडिपेंडेंसी, एक बार आप हमें कोडिपेंडेंसी समझाओ। दो चीजें, डिपेंडेंसी है और एक है कोडिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी तो नेचुरल हर रिलेशनशिप में अदर पर्सन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कोडिपेंडेंसी जहाँ पे उसके बिना सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा। मतलब आपको ये बोलनी पड़ेगी चीजें, तभी मैं अपने बारे में अच्छा फील कर पाऊंगा, मेंटेन कर पाऊंगा, मतलब मैं आपके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ कोड डिपेंडेंसी बिकम्स टॉक्सिक। दैट इज व्हाट वी डू इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द वाइव्स यू नो गेट कोडिपेंडेंट ऑन देयर पार्टनर्स। पूरी जिंदगी या पूरी लाइफ अपने बच्चों से और अपनी वर्थ अपने हस्बैंड से अटैच कर देती हैं। दैट इज मोस्ट ऑफ 100% यू नो कन्वेंशनल इंडियन वुमेन वर कोडिपेंडेंट, राइट? बिल्कुल। एंड इनफैक्ट ये चीज उनके हस्बैंड्स तो कभी नहीं मिला वापस। उनके पिछले जनरेशन में मिलता तो नहीं था। हस्बैंड्स तो क्या ही करते थे, कुछ नहीं करते थे पिछले जनरेशन के। तो को डिपेंडेंट बनना भी चाहते तो नहीं बन पाते थे मदर्स। ये निकलता था शादी, उनके बच्चों की शादी के बाद। नाउ मोस्ट ऑफ द मदर्स वर को डिपेंडेंट ऑन देयर किड्स, ऑन देयर सन्स एंड ऑन देयर डॉटर्स। बच्चों की शादी हो गई, अब उनसे तो बर्दाश्त नहीं होगा ये चीज़ कि बच्चा तो मेरे हाथ से निकल गया। जब बोलते हैं लोग ना कि बेटा हाथ से निकल रहा है मेरा, नहीं बहू नहीं आई, और बेटा सास बहू के जो भी इश्यूज हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। बिकॉज द मदर बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन मदर्स never had that dependency or never had that actual love from their own husbands. So they found that emotional burden on the kids and they're fine with it कि ठीक है चलो, मतलब बच्चा है तो obviously प्यार तो करेंगे बच्चे और बच्चे को भी प्यार करेंगे। तो वहाँ पे अपनी इमोशनल नीड्स बच्चों के थ्रू फुलफिल होनी चालू हो गई। सन्स के थ्रू ज़्यादा होने लगी बिकॉज ऑब्वियसली द अदर जेंडर में अट्रैक्शन और वो वाला चीज़ ज़्यादा होता है। तो अपने बच्चों के थ्रू अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करना चालू कर देते पेरेंट्स। लेकिन एक पॉइंट तक चलता रहता है, एक पॉइंट पे वो लिमिट क्रॉस हो जाता है। अब शादी हो जाती है, बेटे की शादी हो गई। अब बेटे को तो अब सारा दिमाग उधर लगाना है, ध्यान उधर देना है। द मोमेंट अ न्यू वुमन कम्स इनटू द लाइफ, द बॉयज लाइफ, द मदर विल फील जेलस कि ये तो फिर गलत हो रहा है, मेरा बेटा मेरे साथ से छिन रहा है। एंड देन वहाँ पे ये पावर डायनामिक्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज व्हाई ये रिश्ता इतना बदनाम है। मतलब गंदा हो जाता है, चीजें गंदी हो जाती है, लोग लड़ते हैं। Then two women are fighting over the dynamics, you know, the control, the power. छोटी छोटी चीजों में कि किचन में कौन क्या कर रहा है, कौन यहाँ पर घर पे कैसे चीजें रहनी चाहिए। वो कंडीशनड भी हो जाता होगा ना, उससे चाहे उससे कुछ पावर नहीं भी मिल रही, बट देन इट इज अ कंडीशन कि ये करना है मुझे, तो इसी तरीके से रखना है। एंड अभी फिर जेलसी एंड अदर पैरामीटर्स आल्सो बिकम स्ट्रांग। तो वहाँ कोडिपेंडेंसी के चक्कर है बेसिकली। सो हाउ डू वी डिटैच आवरसेल्व्स, लाइक आप कैसे विमेन को समझाओगे कि हाउ डू वी लाइक रियली डिटैच आवरसेल्व्स, आवर आइडेंटिटी फ्रॉम आवर पार्टनर्स एंड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विमेन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, विमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक नेचुरली इंक्लिनेशन सोसाइटी का इस फॉर्म में रहा है हमेशा से। तो उनके लिए
वर्थ को डिफाइन करना अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबके लिए डेफिनेशन तो सेम ही वर्क करता है. अगर मेरे पीस ऑफ वर्थ और माई सेंस ऑफ वर्थ इज कमिंग जस्ट फ्रॉम माई हस्बैंड और जस्ट फ्रॉम माई किड्स, तो नेचुरली उनका कोई भी एक्शन मुझे हिला देगा. और वुमेन के साथ हो भी तो रहा है ना, मतलब लाइक एज वी ग्रो वी गेट मैरिड देन वी हैव किड्स. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उतना अवेकनिंग आया ही नहीं, उतनी रियलाइजेशन आया ही नहीं. नाउ वी लाइफ में चेंजेस और आ गए. वी हैव अ हस्बैंड, वी हैव इन-लॉज, वी हैव चिल्ड्रन. तो वो सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला. हाँ, सेल्फ रिफ्लेक्ट भी नहीं मिला. बट उससे बेस्ट पता है क्या, कि इंडिपेंडेंटली अपने आप को कॉन्स्टेंटली बिल्ड करते रहना, विच पीपल आर डूइंग नाउ. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. कि आपकी लाइफ सिर्फ वो नहीं होनी चाहिए. आपकी लाइफ, यू शुड हैव अ करियर, यू शुड डू समथिंग. करियर ना भी हो, पैसे बहुत कमा भी नहीं रहे हो, बट डू समथिंग. एंड दिस इज वेयर, मतलब ये जो बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली चीज़, वुमेन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉरगेट अबाउट द मनी वाला पार्ट, इट्स मोर अबाउट द पार्ट अबाउट कि आई हैव टू फील गुड इनफ, वर्दी, एंड ऑल्सो कि आई कैन डू समथिंग, आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस. वो छोटा सा भी अमाउंट हो, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए खुद के बारे में कि आई एम डूइंग समथिंग. तो वो आपको सेल्फ ऑफ वर्थ भी देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है, एंड देन इट अलाउज यू टू ऑल्सो टॉक अबाउट योर सेल्फ. तो आपका वर्थ का जो चैनल है सिर्फ बच्चों पे और सिर्फ हस्बैंड पे ना निकल के बाकी चीज़ों में भी निकलना चालू हो जाता है. सो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. तो वो डिसोशिएट हो जाता है. मतलब वर्थ हैज़ टू बी एस्टैब्लिश टू डिफरेंट चैनल्स एंड डिफरेंट मीन्स, नॉट जस्ट टू रिलेशनशिप्स. एंड फॉर द मेन टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, मेन का उल्टा होता है. हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन में मेन का वर्थ सिर्फ काम से और पैसे से आता था. तभी वो फैमिलीज में तो समय नहीं बिताते थे, करते थे बट बहुत मिनिमम. उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी कि बच्चों को समय देना, वाइफ के साथ बैठ के बातें करना, कुछ करना, प्रायोरिटी है ही नहीं. बिकॉज रिलेशनशिप का या अपना वर्थ इज जस्ट टाइड टू कितने पैसे वो कमा रहे और कहाँ जॉब कर रहे हैं, जो कि शायद उनके जनरेशन के लिए जस्टिफाइड भी था. बिकॉज दिस इज द, हमारी कंट्री तो सर्वाइवल मोड से निकल रही है, अभी भी निकल ही रही है बेसिकली. तो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स तो बेसिकली इंडिपेंडेंस वाले पीरियड से निकल रहे हैं. तो उस समय आपको करना पड़ता वो चीज़ सर्वाइवल के लिए. अगर उस वक्त आप रिलेशनशिप सेंट्रिक हो जाते ना मैन, कि नहीं है मुझे फैमिली के साथ समय बिताना है, तो कंट्री ग्रो नहीं करती. किसी को तो आगे बढ़ना होता ना. तो उनका वो एक सेक्रीफाइस बना कि मुझे बाहर निकल के पैसे कमाने हैं, बच्चों को सेटल करना है, विच इज़ गुड. लेकिन अब ये समझना ज़रूरी है मैन को कि वो फेस क्रॉस हो चुका है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ के लिए, कि अब वो स्टेबिलिटी आ चुकी है. अब आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि आपका वर्थ सिर्फ अब पैसे और काम से नहीं आना चाहिए, फैमिली से भी आना चाहिए, वाइफ से भी आना चाहिए, बच्चों से भी आना चाहिए, ताकि आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो हर जगह. ये इंपॉर्टेंट है. दैट नीड्स टू बी रिवायर्ड. बिल्कुल, हाँ, एब्सोल्युटली. So when we move towards relationship or long-term commitments, people say that romance fades. So can long-term love still be romantic? या ये सिर्फ हमारी expectations है, ऐसा नहीं होता? Yes and no both. Okay. So ideally जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, what exactly creates that attraction? Biologically, I think it's the biological thing, the dopamine, the... But why? क्यों ऐसा, क्या हम क्या सीख कर रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे? जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, what do we crave the most at that point of time? To be chosen. To be chosen, yes, and also we एक क्रेविंग सी होती है ना दूसरे इंसान को जानने की. Yeah. Physically and mentally. Okay. Like I'm attracted to this person, and then my craving to know this person in and out. So we ask a lot of questions. Yeah. We want to know who they are and what they do and what their childhood was and this and that. हजार चीज़ हम पूछेंगे, हजार सवाल पूछेंगे. And by physically भी बहुत सारी चीज़ें हम initially बहुत exciting होगा, everything will be very very exciting initially. And उसके बाद वो die down होना चालू हो जाता है. तो what creates for that excitement and that romance? The differences. The differences? And the craving to know that differences. Okay. कि मैं एक नए इंसान से मिल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो इंसान कौन है. So I want to know that person better. So I want to ask more. So वो person जितना different होगा उतनी ज़्यादा craving होगी? नहीं, अब वो तो खत्म होगा. craving, that's the thing. Yeah. Attraction और lust वाले फेज में craving खत्म हो जाएगी एक पॉइंट के बाद. Because आप कितना ही जान जाओगे. और ये भी होता है इंटीमेसी के साथ भी सेम होता है. जब आप इनिशियल किसी के साथ पार्टनर के साथ जाते हो रिलेशनशिप पे, यू आर exciting, the intimacy is very exciting, the sex is very nice and very good and मज़ेदार. एक पॉइंट के बाद what do you know, मतलब क्या ही हो गया, what is new about it? Nothing is new. So you are bored.
एंड सो गोज इमोशनली, यू नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन. क्या ही कर लोगे अपने, क्या ही नया जान लोगे आप. सेम कहानियां बोलने वाले, सेम चीज़ें बोलने वाले, सेम बातें बोलेंगे, सेम जोक्स मारेंगे, सब चीज़ सेम होने वाला है. तो दैट इज वेयर द नो पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर. बट हाउ कैन दैट रोमांस विल स्टिल बी लिविंग इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप? This is where both partners should be constantly working on themselves. Yeah, so I read line that love is not a feeling, love is a practice. हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कि आज आप जो इंसान थे, आज मेरी किसी पर्सन से मुझे प्यार होता है तो मैं जान लिया उस इंसान को. बट वो इंसान वही 50 साल तक वही रहने वाला है, तो मेरे तो खत्म हो जाएगी सारी एक्साइटमेंट ना उस चीज़ के बारे में. दैट पर्सन शुड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व एंड सो शुड आई. कि मेरे गोल्स बने, मेरे पैशंस बने, मेरे हॉबीज़ बने, मैं कुछ नया कुछ सीखूं, मैं बात करूं. बिकॉज अब जब मैं नए एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाऊंगा, मेरी फीलिंग्स भी चेंज होंगी, मेरे तरीके भी चेंज होंगे, मैं इवॉल्व भी करूंगा एक बेटर तरीके से, मैं चीज़ों को अलग तरीके से देखूंगा, मेरे पर्सपेक्टिव. और अगर सामने वाला साथ साथ ग्रो नहीं हो रहा, दैट इज वेयर थिंग्स गेट वेरी वियर्ड. दैट इज वेयर थिंग्स गेट वियर्ड, बिकॉज आप तो एफर्ट कर रहे हो, तो आप यू स्टार्ट टू फॉलो आउट ऑफ लव, आप दूसरा रास्ता पकड़ लेते हो. एंड दिस इज अ बिग मिसमैच दैट हैपेंस. And then you also said that love is not that important. Even if we fall out of love, should we fall out of relationship? अगर आपको नहीं लग रहा है कुछ भी वर्कआउट, तो चीज़ों को ड्रैग करने से बेटर निकल जाओ ना. आपको पता है कि चीज़ें नहीं हो रही, मुझे एक चीज़ चाहिए अपने रिलेशनशिप से, और आपको दिख रहा है कि मैं बहुत बड़े कांड करने वाला हूँ बाहर जाकर. But then isn't it becoming self-centric again? देखो, रिलेशनशिप में ये भी बात, जो बात कैलकुलेटिव वाली बात की, रिलेशनशिप एट द एंड ऑफ द डे गिव एंड टेक ही है. देयर इज नो रिलेशनशिप ऑन दिस अर्थ विच इज़ अनकंडीशनल. वी आर इन कंडीशनल रिलेशनशिप्स. कौन इंसान सिर्फ बैठा हुआ है कि मैं प्यार करने के लिए बैठा हूँ? सबको प्यार चाहिए. तो रिलेशनशिप में तो सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, तभी तो आप काम करोगे ना अपने एफर्ट्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए. बट हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप आगे, वो आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए तो आपको दूसरे इंसान को लात मार देनी चाहिए, वैसा नहीं. बट समथिंग विच शुड बी कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटेड. दिस इज वॉट वी कॉन्स्टेंटली वॉन्ट टू वर्क अराउंड. कि हम दोनों साथ भरे, साथ गोल्स बनाए, साथ पैशंस फॉलो करें, एंड नॉट जस्ट कि अपना इंडिपेंडेंटली, म्यूचुअली एज वेल. कि म्यूचुअली वो लाइक टू ट्रैवल, सो दिस इज माई म्यूचुअल हॉबी. Mutually like to read books, we like to read books, we like to watch movies, we like to go on shopping, whatever. कुछ गोल्स म्यूचुअल भी होने चाहिए, इंडिपेंडेंट का. तो वही तो आपको एक लिंक मिलेगा कॉन्स्टेंटली ना. अपने अपने पाथ पे चलो, ग्रो करो, अच्छी बात है, आपका एवोल्यूशन भी ज़रूरी है, बट समथिंग टू कॉन्स्टेंटली कनेक्ट यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ हम लोग मिस आउट कर जाते हैं. अपनी अपनी लाइफ बना लेते हैं या बिल्कुल नहीं बनाते, म्यूचुअल पार्ट मिस आउट हो जाता है. एंड दैट हैपन्स अ लॉट एज लाइफ प्रोग्रेसेस एज वेल. Because जैसे से लाइफ बढ़ती जाती है. I think that is why children are sometimes important in a relationship, because then it makes parents a team. हाँ. Then they work together towards children. So they have some link. Common link. Some link between them. बिल्कुल. हाँ, वो एक common link बन जाता है. That helps in most of the cases, but also goes against that marriage as well. अगर चीज़ें resolve नहीं हुई. Because यहाँ problem क्या आ जाता है ना काफ़ी बार, कि raising a child बायोलॉजिकली वुमेन सेंट्रिक ज़्यादा है. बिकॉज सब कुछ तो वुमेन को करना है. प्रेगनेंसी से लेके, डिलीवरी से लेके, फीडिंग से लेके, इनिशियल कुछ मंथ्स में और ईयर्स में वुमेन का ज़्यादा काम है. अगर वो मैन उस पार्ट में पार्टिसिपेट ना करे अच्छे तरीके से, तो बच्चे तो पैदा हो गए. देयर इज नो गोइंग बैक. हाँ, देयर इज नो गोइंग बैक. एज वेल एज आपका गुस्सा और रिजेंटमेंट और बढ़ जाएगा ना एज अ वुमेन. तो वो पार्ट भी समझना ज़रूरी है कि बच्चे पैदा करना जस्ट टू मेंटेन द स्पार्क ऑफ द रिलेशनशिप can go anti-productive as well if both the partners are not in the team. अगर दूसरा इंसान आपको दिख रहा है ना कि चलो वो बंदा लाइफ में बिजी हो चुका है अपने, the man is already busy in his own life and doesn't want to put any efforts in a relationship, आप बच्चा पैदा कर लोगे ना तो आपके ऊपर एक और स्ट्रेस आ जाएगा. बिकॉज अब आपको रिलेशनशिप का स्ट्रेस था ही पहले से, बिकॉज आई नेवर फेल्ट वांटेड और हर्ड. अब साथ ही साथ बच्चे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो फीलिंग भी रह रही है. तो दैट कैन बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो हाँ, साथ में अगर चल रहा है, चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल रही है, एंड देन हम चीज़ों को साथ में वर्कआउट करना चाहिए, देन ग्रेट, डू दैट फॉर श्योर. लेकिन म्यूचुअली कुछ करना जरूरी है. दैट इज व्हाई देयर इज लाइक ग्रोइंग डेटा ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. हाँ, बहुत अमंग मदर्स. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पीक पे है. हाँ, आई थिंक आई हैव सीन अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, लाइक आफ्टर दे गिव बर्थ टू अ बेबी, नॉट एवरीवन कम्युनिकेट्स, नॉट एवरीवन एक्सप्रेसेस, but there is some amount of postpartum depression in everyone. बहुत ज़्यादा, और इतना बढ़ भी चुका है ना, बिकॉज लोनलीनेस का पार्ट भी बहुत बढ़ चुका है. पहले क्या होता था ना, हस्बैंड्स तो पहले भी नहीं थे मोस्ट ऑफ द इन्वॉल्व. पहले क्यों नहीं होता था, क्यों होता था, होता तभी, बट डेटाज नहीं थे. पहली बात,
दूसरी बात, उस वक्त ये भी होता था ना कि सर्कल बहुत स्ट्रांग था लोगों के। लाइक आप घर चले गए अपने, आप वहाँ बैठे हुए हो, आप बच्चों को रेस करने के लिए है 4 लोग, इसके बच्चे, उसके बच्चे, ये वो, मतलब आपके बच्चे पल जा रहे हैं और आपको भी एक इमोशनल सपोर्ट मिल जा रहा है, बात करने का, हंसने का, रोने का, तो आपको भी सपोर्ट मिल रहा है चीज़ों को वर्कआउट करने का। मोस्ट ऑफ द मदर्स टुडे आर लोनली। बच्चे पैदा कर रही, चलो 4-6 महीने की छुट्टी भी मिल गई आपको, बट 6 मंथ में कितना ही बच्चा बड़ा हो जाता है। 6 महीने में तो बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। उसके बाद वो काम भी करना है, बच्चा भी देखना है, तो और अकेला अब पेरेंट्स भी आ रहे हैं, आप भी पेरेंट्स के पास जाओ, कितनी ही देर चले जाओगे, 1-2 महीने, 3 महीने, फिर आप लोनली हो गए। और अगर उस पॉइंट पे हस्बैंड नहीं है आपके साथ, तो आप तो ऑब्वियसली बहुत बुरा फील करोगे ना। एडिड टू द फैक्ट, बायोलॉजिकल जो एंगल आ जाता है, जब प्रेगनेंसी में होते हैं कोई वुमेन, तो उनके ऑल द इमोशंस और जो हार्मोन्स है वो पीक पे रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी की। Okay, so there are changes biologically. वेरी हाई चेंजेस, Yeah. मतलब ये जो सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे हार्मोन्स पीक पे इन प्रेगनेंसी पीरियड। द मोमेंट द मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, 1 से 2 मंथ के अंदर ये सारे नील हो जाते हैं। Oh, तो समझो कि इतना बड़ा मेंटल शिफ्ट, oh, राइट? अब yeah. कैसे, अब बॉडी तो ऑलरेडी जानने वाली है डिप्रेशन में, So बाहर से भी अगर वो चीज कोई support ना मिले, so तो that crash. राइट, एग्जैक्टली, ये होता है ज़्यादा कि Yeah. होना तो है ही, बिकॉज जो छोटा मोटा अमाउंट हो रहा है सबके साथ, बायोलॉजिकली बना है इस तरीके से Okay. चीज़ें, बट साथ ही साथ सपोर्ट चाहिए तब, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर सपोर्ट मिले तो दूसरे इंसान को बेटर फील करे, एंड आफ्टर 6-7 मंथ्स दे कम आउट ऑफ इट, अगर उनको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है Okay. तो वो ज़रूरी है बहुत। Right. Very important. Yeah. So that is why women are choosing not to have kids in this. Even couples are choosing not to have kids. डिंक Yeah, ding couples. So like, what would you say about that? Like, सी, ठीक है, what are your thoughts on? हाँ, सबके पर्सनल ओपिनियंस एंड दिस फाइन, आई एम नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट आई फील कि जो जिंदगी का जो जॉय है ना ऑफ बीइंग अ पेरेंट, नथिंग कैन एवर बीट दैट। Oh. बिकॉज आप जो चीज़ सोच भी नहीं सकते हो, जो चीज़, जो जिस अमाउंट ऑफ लव देने और लेने की कैपेसिटी आप सोच भी नहीं सकते, वो बच्चों से आता है। Really? राइट, एप्स 100%। Okay. आई मीन, ये तो किसी भी पेरेंट्स से पूछ लो, देयर इज नो लव दैट बीट्स दैट लव ऑफ अ किड, नथिंग कैन बीट दैट, एंड लव ऑन पेन एज वेल, बिकॉज बच्चों को आप इतने प्यार करते हो तो पेन भी साथ आता है, कुछ भी ऊपर नीचे हो तो, लेकिन इट्स अ गिव्स But अ if वेरी a बिग person पर्पस। is not regulated and emotionally intelligent himself or herself, and then raising a kid हाँ. on the top of that, हाँ. you know, how would like that make the scenario? हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो पर्सनल होना चाहिए फिर, You know? या इट शुड नॉट बी अ थिंग कि अब करना ही करना है। Yeah. Although it's the most joyous, the most beautiful and the most important feelings in anyone's life, Yeah. but आपको पता है कि नहीं, मेरी लाइफ खुद से संभल नहीं रही है, आई एम फीलिंग लॉट मोर प्रॉब्लमेटिक विद माई सेल्फ, देन येस इट्स फाइन नॉट टू गो बाई इट, बिकॉज इसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है, एंड देन वो एक छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बच्चे पालना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट, फाइनेंशियली and mentally and physically, it takes a toll on you. So you have to be ready with all the resources to give, rather than just expecting कि कुछ हो जाए. So you have to be okay with compromising a lot of stuff. Yeah. But हाँ, वो feeling is still, I mean, second, I mean, nothing can beat that feeling. Okay. वो love वाली feeling जो बोल रहे हैं ना romantically, उससे तो 100x ज़्यादा होगा वो feeling. Oh, really? यही तो बात, जब survival की हमने बात करी, brain तो survival, It's for both of the parents. both of the parent, yes. पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना जरूरी है ऑब्वियसली, फास्ट बेस्ट ऑल्सो वी गेट इन्वॉल्व टू फील दैट, बट नेचुरली आप 1000 इंटरव्यूज देख लो लोगों के ना, लोग बात करते हैं इस बारे में कि व्हेन आई सॉ माय चाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई फेल्ट रिस्पॉन्सिबल, आई फेल्ट पावरफुल, आई फेल्ट वांटेड, एंड इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो वो तो है, वुमेन के लिए तो बायोलॉजिकली भी ऑक्सीटोसिन बहुत रिलीज होता है व्हेन दे गिव बर्थ, तो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड इट गिव्स देम अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग इन देयर लाइफ एज वेल, फॉर द मैन एज वेल, सो इट इज़ ब्यूटीफुल। Yeah. So that is pure love. वो भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी कंडीशनल बन जाता चालू हो जाता है, बिकॉज अब तो अडल्ट हो गया ना, उसको अपनी लाइफ देखनी है। Right. Okay. So moving further, social media का क्या रोल है जो हमारी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है, एंड देन फिर वो हमारे कंपैरिजन चलता रहता है. हाँ, हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट्स टू आवर डेफिनेशन ऑफ लव? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो होते ही ना, इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं, एंड ये
हम सोशल मीडिया से होते थे, हमारे पेरेंट्स सोसाइटी से होते थे, बट सोसाइटी में फिर भी लोग कम थे। इतने थे ना. अब हम तो हजारों लाखों लोगों को देख रहे हैं, सीधा 1000 रील्स देख रहे हैं इतने सारे कपल्स की, यू नो, बहुत कुछ करते हुए. या हाँ, तो वो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस बढ़ गया, फिर और ज़्यादा बढ़ गया. और जब बढ़ गया तो हम ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस भी चेंज हो गया और हमारे कंपैरिजन एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए. बट आई थिंक उसलिए ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है अपनी रियलिटी के साथ. कैसे ग्राउंडेड कि आप क्या हो, आपका पार्टनर क्या है, और आप दोनों कहाँ पर क्या क्या चीज़ एक दूसरे की फुलफिल कर रहे हो. वो सिक्योरिटी बिल्ड होना ज़रूरी है. अगर वो गैप बन गया ना कि मुझे ऑलरेडी एक कमी फील हो रही है ना अपने पार्टनर को लेकर कि नहीं मेरा पार्टनर तो ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो कमी मैं कहीं और ढूंढने या एको करने की कोशिश करूंगा. आई थिंक पार्टनर से भी ज्यादा खुद में ही जब हम खुद ग्राउंडेड में तो है ही, खुद में भी बहुत ज़रूरी है कि खुद में भी मैं क्या हूँ, किस मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिल रहा है. ये दिस इज द फर्स्ट दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप. ये तो एनीवे है ही, बट साथ साथ तो partner को कैसे लेकर- करें ये जो फर्स्ट स्टेप है वो आई थिंक बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं. लव में सबसे पहले हम बोलते हैं ना कि सेल्फ लव आता है, बिल्कुल. बट हम बोलते हैं आजकल तो एफर्मेशंस भी आ गई हैं कि ऐसे बोलो, बट हाउ डू वी रियली ट्रेन आवरसेल्व्स टू लव आवरसेल्व्स? राइट, सी लव कम्स विथ एक्सेप्टेंस. ओके, एक्सेप्टेंस कम्स फ्रॉम नोइंग. आप जानोगे तभी एक्सेप्ट करोगे उस चीज़ Yeah. को. ये ग्लास यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मैं एक्सेप्ट कब करूँ? जब मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर है, दिखना पड़ेगा उसे. उसके बाद मैं प्यार करूँगा जब हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कप, देन आई स्टार्ट लविंग दैट कप. तो नोइंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज वेयर पीपल डोंट पुट एफर्ट्स. मैं कौन हूँ? Who am I as a person? Apart from my name, apart from my degree, apart from what I do, I don't know who I am. And this is the case of many people. द आइडेंटिटी दैट आई हैव मेड इन द सोसाइटी. Exactly right. और वो क्यों नहीं है? बिकॉज एफर्ट लगता है. खुद को जानना इज एन एफर्ट. और आज के कांस्टेंट भागने वाली दुनिया में एफर्ट करना बहुत मुश्किल काम है ना. बोरिंग काम है ना. बोरिंग, बहुत बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग काम है. प्लस साथ ही साथ किक नहीं है ना उसमें, डोपामिन किक बिल्कुल नहीं. बहुत स्टेबल वाला काम है वो. किक है जब हम पता चलता है बाद कि में ओ बहुत लेट किक है, बहुत लेट किक है वो इनिशियल किक जब वो आई थिंक वो जब किक मिलने लगती है तो बहुत वो भी बहुत मजेदार एक है. पॉइंट के बाद, एक पॉइंट जब आप समझ जाओ उसका, जब वो रिजल्ट दिखना चालू हो जाए, रिवॉर्ड दिखना चालू हो जाए, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लेट आता है. आज आप अगर नोइंगनेस के पाथ में घुसते हो तो आपको मे बी अगले 1-2 साल तो बस क्यूरियोसिटी में निकल जाएगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. उसके बाद शायद आपको दिखना चलो अच्छा इसका ये है, इसका ये है. बट जो लोग खुद से कर रहे हैं वो कैसे करें अपने आप से? आई थिंक अगेन इसमें सबसे इजी वे आउट है ना कि आप अपने बारे में जर्नलिंग करो, लिखो चीज़ों के बारे में, या रीड करो नए बुक्स, या ऑब्जर्व करो, गेट टू नो, गेट सम टू स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ. एंड इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम हमेशा होना चाहिए. प्रॉब्लम यहाँ क्या है ना कि आज के डेट पे वो सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम जीरो है, क्लोज टू जीरो है. हम वेले बैठ के क्या करते हैं? मोबाइल चलाने लगते हैं, राइट, या गेम्स खेलने लग जाएंगे, या रील्स देखने लग जाएंगे, या मूवी देखने लग जाएंगे. कहीं कुछ ना कुछ से टाइम भरने के लिए तो अपने पास है ही ना. टाइम ही तो फिल नहीं करना है. ये नई क्रिएटिविटी, ये नई फिलोसफीज तब आएगी ना. या एंड यू नो व्हाट, आई वाज रीडिंग अ बुक एंड उसमें जो पहले, आई थिंक इट वुड बी टू ओल्ड फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग इट, बट लेट मी से इट, कि जो पहले बोलते थे ना कि शादी से पहले ब्रह्मचर्य वाला एक टाइम होता था. वो इसीलिए बोलते थे कि so that this self reflect, because when we know ourselves we'll be better at giving love and you know at relationships. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, ट्रू ट्रू 100%. So that is why it used to be the concept. हाँ 100%. सी फिलोसफी ढूंढना अपनी, पहले के ज़माने में बहुत फिलोसफर्स, बहुत अच्छे फिलोसफर्स होते थे. एंड आप सोचो 1800, 1900, 1700 के इतने अच्छे फिलोसफी आप पढ़ोगे जो कि आज के लोग नहीं सोचते होंगे इतना डीप. क्यों सोच पा रहे थे वो लोग इतना ज़्यादा? बिकॉज समय था. क्या करें समय के साथ? सोचते रहते थे बैठे कुछ ना कुछ और उसका अकॉर्डिंगली निकाल रहे. हमारे पास समय नहीं है सोचने का ना. हम हर एक समय को किसी न किसी से फिल कर लेते हैं. बाहर वॉक पे भी निकलते तो ईयरफोन लगा के निकलते. मतलब जो एक आधे घंटे का वॉक भी हमारे को मिल रहा था टाइम को रिफ्लेक्ट करने का, वहाँ भी ईयरफोन डाल दिया गाने सुनने के लिए. थोड़ा टाइम फ्री मिल गया, नेटफ्लिक्स देखने लग जाते हैं. तो खुद के लिए फ्री टाइम कहाँ है सोचने वाली? है ही नहीं. सेल्फ रिफ्लेक्शन होगी तो जानेंगे कैसे खुद को? तो वहाँ पर वो जानने वाला फर्स्ट प्रोसेस है. तो चलो मान लो जान भी लिया, देन एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्टिंग हु यू आर एज अ पर्सन. देन बिकॉज आप तो हो, बिकॉज जानना इज और जानने में भी बहुत मतलब इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस. आई थिंक इट इज नॉट एट ऑल. कई बार हमें लगता है कि हम ये चीज अपने बारे में जान गए एंड देन देयर इज अनदर लेयर टू इट एंड देन देयर इज अनदर लेयर टू इट. बिल्कुल बिल्कुल. एंड उसको एक्सेप्ट कर पाना कि ये मैं हूँ और ये मैं हूँ फ्लॉड. बट वो भी तो हमारा जानना है, या जो हमारी आइडेंटिटी वो भी तो इवॉल्व होती रहती है. 100%. वही ये अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि आई विल बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग विद टाइम and I need to be constantly acceptance with this particular term as well, that my life will keep on changing and I need to constantly keep on accepting that as well.
कि आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत सही काम कर रहा हूँ, और कल ही मैं किसी पे चिल्ला देता हूँ जो मैं तो बहुत काइंड इंसान हूँ, मैं तो बहुत एम्पैथिक, मैं कल चिल्ला कैसे दिया फिर? इस पार्ट को भी एक्सेप्ट कर पाना कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड डू दैट, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइट? कि क्यों मैं चिल्लाया, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत महान हूँ, मैं काइंड हूँ, एम्पैथिक हूँ, राइट? व्हाई डिड आई शाउट एट समवन टुमारो? ठीक है, आप चिल्ला दिए, उसके बाद रिफ्लेक्ट करना सो दैट वो रिपीट ना हो या उतनी इंटेंसिटी से रिपीट ना। समझो कहाँ से आ रही है चीज़, क्यों आया वो चीज़। ये द प्रोसेस एंडलेस है, ये तो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, लेकिन वो एक्सेप्टेंस is a very uncertain process, but keep on doing that. And then after that comes the process of loving that this is who I am. I take complete ownership of it. And then दूसरा इंसान में बता भी पाता है कि okay, this is what I want, these are my needs, these are my things. And then वहाँ पर flexibility बहुत होती है फिर दूसरे इंसान को accept करने की भी, कि you come into my life and this is what you can also offer to me. तो हम उस बारे में ओपन रहते हैं, वरना हम बहुत रिजिड हो जाते हैं कि प्यार है तो इसी 5 डेफिनेशंस में होना चाहिए। और आजकल तो ये जो रिलेशनशिप वाला प्रोसेस है वो टीनेज से शुरू हो जाता है एंड देन इट गोज ऑन, क्योंकि इसका तो कोई एंड है नहीं। सम पीपल डोंट स्पेंड एनी टाइम सिंगल, यू नो, तो वन आफ्टर द अदर रिलेशनशिप एंड देन दे डोंट गेट द टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड प्रोजेक्ट ऑन टू देयर ओन। और ये आपने देखा भी होगा, ये होता है, ये रिसर्च भी काफ़ी बार बताया गया रिसर्च में भी, कि पीपल हु स्टार्ट डेटिंग वेरी अर्ली, देयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप reduces considerably versus the people who start dating very late. Okay. Because जो इसने जल्दी स्टार्ट कर दिया वो तो फंस गया उस लूप में, और उसने इतने हार्ट ब्रेक्स भी देख लिए कि उनका लव से विश्वास उठना भी चालू हो गया, और वो चेज भी चलती रही, फिर चलती रही, क्योंकि एक बार वो किक मिल गया, वो टेस्ट कर लिया किक, तो फिर देन इट इज एन नेवर एंडिंग प्रोसेस। एंड तो जब तक एक्चुअल वो एज आ रहा है जहाँ पे अब चलो मुझे सेटल करने का समय आ गया, तब तक वो थक चुके हैं, क्योंकि इतना टायरिंग हो जाता है, बिकॉज सभी टायरिंग प्रोसेस एज वेल, राइट? आप जा रहे हो, घुस रहे हो, एनर्जी तो ड्रेन होता है बहुत ज़्यादा, तो थक जाते हो, तब तक थक गए, फिर आपको लग रहा है कि क्या ही फायदा, क्या फायदा, फिर आपको एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाते हैं, फिर सही इंसान भी आ रहा है तब भी आपको लग रहा है कि यार नहीं होने वाला, बेकार है। वर्सेस पर्सन जो लेट स्टार्ट कर रहा है, उसका चलो उसको तो अब एक्साइटमेंट है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, वर्कआउट करने की, तो दैट पर्सन स्टिल हैज़ अ बेटर चांस ऑफ मेकिंग इट वर्क, बिकॉज दे आर स्टिल एनर्जी, उनका एनर्जी कंजर्व्ड है थोड़ा बहुत, एंड देन वो मैनेज कर पा रहे उस प्रोसेस में। And then we deviate from the purpose, like in careers, in fact, we can say. Careers, yes. But when we don't know what makes us happy, जो purpose वाला part आ जाता है, और हम सारी एनर्जी रिलेशनशिप वाले पार्ट में लगा देते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते और ढूंढ ही नहीं पाते कि हमारा पर्पस है क्या। सो वो कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट हैज़ बीन सेड कि पर्पस से भी उतना ही जॉय मिलता है जितना हम लाइक, you know, it is also like loving something of your own. It is of your own, you know, you hold it like your own. So the joy of having your own purpose is also very addictive. Absolutely. इसमें भी एक और पर्सपेक्टिव आता है ना, कि जैसे एक जल्दी स्टार्टिंग अर्ली डेटिंग में एक फायदा भी है इस चीज़ का। When you start dating early at a very young age में टीनेज या उसके बाद भी, तो आपको वो जो किक वाला जो प्रोसेस मिल रहा है वो आप यू आर डन एंड डस्टेड। अब वो किक उतना नहीं मिल रहा वहाँ पे, वो 10th और 12th के बोर्ड्स में ही खत्म हो गया। अब आपका करियर वाले पॉइंट पे आपको सच में आपको दिमाग लग क्लियर हो जाते हो कि करना क्या और बाकी क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ आप इंजीनियरिंग में चालू करो, फिर आपका दिमाग तो उस मेन पड़ाव पे ही आपका दिमाग कहीं और लगने चालू हो गया, तो इम्पैक्ट होने चलता है। मतलब दोनों प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ ऑफ थिंग्स। द आर्ट इज टू बैलेंस, जहाँ जो बंदा बैलेंस करना सीख जाए वो चीज़ें मैनेज कर लेगा। राइट तो कुछ अभी जेनजीज की, वैसे तो ये टर्म्स आई थिंक पहले भी ऐसा होता होगा, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ये जो टर्म्स है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है जो हमारे न्यू एज रिलेशनशिप्स है। सो फर्स्ट टर्म जो है वो है सिचुएशनशिप। सी वही आप खाली पहले आप एक्सप्लेन करो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यू नो द टर्म। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग ऑब्वियसली। मतलब वो आप एक क्या होता क्या है ये, मतलब उसमें बेसिकली आप ये कर रहे हो कि आप नाम नहीं दे रहे हो, लेबल नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप को कि है समथिंग इज हैपनिंग बट वी आर नॉट लेबलिंग इट एनीथिंग। तो एक चीज चल रहा है हमारे बीच में, सब कुछ हो रहा है फिजिकली एंड मेंटली, बट वी आर नॉट लेबलिंग इट एनीथिंग बिकॉज वी आर नॉट श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट अगेन ये चीज आपको तो मिल रहा है कि मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं रिलेशनशिप के इमोशनली एंड फिजिकली, लेकिन कोई भी चीज विदाउट सिक्योरिटी बिकम्स अ टॉर्चर टू योर ब्रेन। ओके मैं जॉब में जाऊँ और बोल दे बॉस कि आज जॉब में देखते हैं, फिर सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी देखते हैं, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। So वो ग्राफ again it is a very like stressful graph, वही spike high and then really low। राइट तो वो उसमें सबसे बड़ा ट्रॉमेटिक ये बन जाता है कि आपको लग रहा है कि चलो मुझे बेनिफिट्स तो मिल जा रहे हैं ना, क्या ही हो गया, मैं सिंगल ही था,
इसी में सही, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बट इट इज टेकिंग अवे वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम यू, which is making it even more stressful and very tense for you, which makes it difficult for you to go to the actual next relationship. And दूसरा नुकसान कि And इस it's very टाइम dangerous for your mental health. वेरी डेंजरस फॉर मेंटल हेल्थ. एंड सेकेंडली इसका दूसरा नुकसान ये है कि जो टाइम एक्चुअली आप खुद पे रिफ्लेक्ट करने में निकाल सकते थे वो इधर वेस्ट हो गया. Yeah. और वो जो इस इंसान पे वेस्ट हुआ वो दूसरे अच्छे बेटर इंसान के साथ रिप्लेस हो सकता था अगर आप सच में ओपन रहते तो. But even we are telling this to people that situationships are bad for your mental health. People still go for it. तो क्या ऐसा इसी जैसे हमने स्टार्टिंग स्टार्ट किया, लव इज द मोस्ट एडिक्टेड थिंग एवर. ओके तो ये ऐसी चीज़ है ना जब इंसान भागेगा ही उसके पीछे. हम कितने भी ज्ञान देते कितना ही बातें कर ले, वो तो भागेगा. इंसान बना है उस भागने के लिए बना है. दिमाग जाएगा उसकी तरफ. बट हमें कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी कि हम क्या चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे, क्या चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे. कि दिमाग जाए और हम बट एक्शन और उसमें तो फर्क होता है ना. लाइक हाँ बिल्कुल, जाए भी दिमाग, एफर्ट भी कर दिया, या आई एम गेटिंग इन्वॉल्व इन सम प्रोसेस बट नॉट गेटिंग टू मच अटैच टू द आइडिया ऑफ इट. सी इट्स नो हार्म आप जाके डेट करो, बिकॉज आपको आप जिस तरीके की मॉडर्न डेटिंग चलती है वहाँ पे तो आपको करना पड़ेगा एक्सप्लोर. आप बोलो कि मैं पहले इंसान से मिलूंगा और वहाँ से कुछ हो जाए वर्कआउट, वेरी लो चांसेस ऑफ समथिंग वर्किंग आउट. आपको 5, 10, 15 हज़ार लोगों को मिलना पड़ेगा तब पता चलेगा कि अच्छा कौन सही कौन गलत है. तो बट हाँ, कीप योर इमोशंस असाइड टिल दैट पॉइंट. जब तक अटैचमेंट नहीं हो रहा है तब तक कीप योर इमोशंस असाइड. कैन वी डू दैट? थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना. बहुत प्रॉब्लम क्या होती है, पहले ही अपना बिलीफ सिस्टम ऐसे बना सकते हैं कि हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एंटर करना कि ओके व्हाट एम आई गोइंग फॉर हियर. आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन. आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक्ड, आई एम नॉट गोइंग टू गेट देयर टू बी लव्ड, आई एम नॉट गोइंग टू गेट देयर टू मेक अ ब्यूटीफुल लाइफ विद दिस पर्टिकुलर पर्सन. आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन. तो हम डेट आई पे थिंक विच इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकॉज देन उसके बाद जैसे ही हम दूसरे पर्सन से मिलते हैं हमारी वो नीड्स तो हम पहले ही प्लेट पे रख देते हैं कि दीज आर द नीड्स. फिर वही एक डिस्प्रेशन आ जाता है वहाँ पे. फिर वो तो है, मतलब मुश्किल काम है बट स्टिल डूएबल. इट्स नॉट लाइक नॉट डूएबल. क्योंकि आप इस प्रोसेस में हो तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना तो हम एक टू एंड फ्रो चलते रहेंगे. और ये मॉडर्न डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स दोनों के लिए, मेन एंड वुमेन के लिए, दोनों के लिए बहुत टॉर्चरस है. डिफरेंट एंगल्स. ऑन द फेस ऑफ इट लगता है ऑल्दो पीपल फील फ्री विद इट, लाइक फ्रीडम फील होती है. फ्रीडम तो दिखती है. हाँ. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि दिखता क्या है लॉन्ग टर्म दूर से, कि मेन के लिए तो बहुत आसान है कि आप किसी से मिलो, आपको चाहिए फिजिकल इंटीमेसी, आपको तो मिल गई 2 सेकंड में, आपका काम खत्म हो गया. एंड देन दिस इज व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स. पीपल गेट इंटीमेट एंड देन बाय बाय टाटा बाय बाय, खत्म हो गया, स्पार्क खत्म हो गया, एक्साइटमेंट खत्म हो गया चीज़. बिकॉज मेन का दिमाग तो वही क्रेव कर रहा है ना स्टार्टिंग वाले पॉइंट से. द मोमेंट दे गेट इट, their attachment goes away. Then अब तो क्या ही पर्पस था मेरा, because that process which is supposed to happen very late happens very early. तो मेरा तो पर्पस ही खत्म हो गया ना, पर्पस मीट हो गया मेरा, तो I'll detach. लेकिन वुमेन को क्या लग रहा है कि अब तो स्टार्ट हुआ है, because now we are getting close, right? So she starts craving more and then वहाँ नहीं आंसर मिलता है, फिर again becomes very ugly. लेकिन उसमें अब मेन को लग रहा है कि चलो मेरे तो मज़े ही मज़े है कि मैं तो ऐसे 1000 लोगों के साथ कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका दिमाग भी फंस चुका है फिर, कि आपको लग रहा है कि चेज में ही मज़ा है, तो आप भी सेटलमेंट कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे ज़िंदगी में, और स्टेबिलिटी पहुंच ही नहीं पाएगी. नर्वस सिस्टम फिर से उसी में जाएगा, उसी चीज़ में अटका रह जाएगा, और आप जिंदगी उसमें निकाल दोगे. और वो भी एक पॉइंट तक, कितनी समय तक ये चीज़ कर लोगे. Exactly. एक पॉइंट आएगा आपका भी जहाँ पर पीपल विल स्टार्ट रिजेक्टिंग यू, एंड देन यू विल बी फील लोनली फिर वहाँ पे, एंड देन सडनली वो फिर क्रैश. नाउ अनदर वन इज ब्रेड क्रम्बिंग. हाँ, ये तो बहुत होता है. ये तो मतलब होता है जनरली बहुत कुछ होता है. इसका मतलब ये बेसिकली कि आप कुछ छोटे छोटे चीज़ें मिल रही है, उसी पे आप फीड कर रहे हो, जो हमने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे डिस्कस किया ना, कि आपकी जो एक रेसिप्रोकेशन और बहुत मिनिमम हो रहा है, और उसी में आप बेयर मिनिमम आप खुश हो, उसी में क्या कुछ तो मिल रहा है ना, कुछ तो कर रहा है ना, इतना तो कर रहा है, कभी 2 दिन में एक और मैसेज तो कर दे रहा है ना. एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट, कि जहाँ पर 2 दिन में एक और मैसेज तो कर दिया ना, 3 दिन में एक और मैसेज तो कर रहा है ना, कम से कम मैसेज तो कर रहा है ना. बाकी लोग तो मैसेज भी नहीं करते, तो उसी पे हम फीड कर रहे हैं. जो हम बेसिकली वही दिमाग को अपने इस इल्यूजन में रखना कि जो हम सुनना चाहते हैं वही सुना रहे खुद को, बिकॉज आई डोंट वांट टू फील रिजेक्टेड बाय द आइडिया दिस पर्सन डज नॉट लाइक मी. तो जो भी छोटा मोटा वो कर दे हमारे लिए, वो उसने मेरी स्टोरी देख ली, उसने रिप्लाई नहीं किया बट स्टोरी देख ली, मतलब देख तो रहा है मुझे, देखो मेरे स्टोरी को नोटिस कर रहा है, राइट. तो मतलब उस तरीके से चीज़ें अब वो है, आप वो आपके बिलीव पे डिपेंडेंट है, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आप ढूंढ ही लोगे अपने आप को कन्विंस कराने के लिए, एंड उस चक्कर में फंसे रहते हैं. पीपल स्ट्रैटेजिकली भी ब्रेड क्रम्बिंग करते हैं विद द अदर पर्सन. करते हैं, बहुत लोग करते हैं. तो इसका क्या गोल होता है? वही एडिक्ट करना अगले सामने वाले बंदे को. अच्छा. बिकॉज अगर जैसे ये तो बहुत कॉमनली सुनते हैं, पहले भी सुनते थे कि
मैसेज का रिप्लाई तुरंत मत करना, वेट एकदम से मतलब डेस्परेशन मत डोंट शो डेस्परेशन, लेट हिम क्रेव यू, या अभी 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद, बिकॉज जितना आप स्पेस दोगे उतना दूसरा इंसान आपके बारे में सोच रहा होगा, जितना वो आपके बारे में सोचेगा आपको वो सोचेगा आपके बारे में, तो द पर्सन विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विथ यू. सो काइंड ऑफ ये वही हो गया ना, मैनिपुलेशन हो गया ये, है ना. सो थर्ड इज लव बॉम्बिंग. ये तो बहुत होता है, ये दोनों साइड से होता है, मेन एंड वुमेन ये के क्या साइड है? से. लव बॉम्बिंग मतलब बम्बार्डिंग यू विथ सो मच इन्फॉर्मेशन दैट यू स्टॉप थिंकिंग. मतलब आप अभी बैठे हुए यहाँ पे, राइट, एंड मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खड़ी कर दूँ, यहाँ पे एक बंदर को ले आऊँ, यहाँ पे एक शेर को ले आऊँ, यहाँ पर ये कर दूँ, वहाँ पर वो कर दूँ, तो आपका जो एक्चुअल चीज़ होने वाला है, जो मैं बात करूँ, तो खत्म हो गया ना, डिसॉल्व कर गया. मतलब बॉम्बार्डिंग अ पर्सन विद सो मच लव. सो मच लव. कि ओके. आप एक्चुअल चीज़ को, कि सच में इफ आई एम द राइट पर्सन और नॉट, वो सवाल पूछना ही बंद कर दो. अच्छा, तो ऐसी ऐसी चीजें वो करते हैं जिससे यू फील लव्ड इनिशियली. एग्जैक्टली. Yeah. जैसे यू मीट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड अब अभी आपका एनालिसिस मोड ऑन है कि वो पर्सन कैसा है, क्या है, एफर्ट करता है, कैसा इंसान है, नहीं इंसान है. वो इंसान क्या करता है, पहले दिन से आपको बहुत ही महंगे गिफ्ट दे दिया, बहुत आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, दिन भर पीछे भाग रहा है, दिन भर कॉल कर रहा है, दिन भर मैसेजेस कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर व्हिच रहा है, इज ऑपोजिट ऑफ ब्रेड क्रम्बिंग. ऑपोजिट ऑफ दैट. ना? तो आपका दिमाग एनालिसिस मोड से हट गया, बिकॉज आपको क्या लग रहा है, मतलब ये तो हाईजैक कर लिया ना उस पार्ट को, कि इतना कुछ मिल रहा है मुझे, तो आपको बहुत स्पेशल फील हो रहा है. तो जब वो लव बॉम्बिंग वाली फीलिंग आई, तो हमें क्या लग रहा है, मजा आ गया, तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन द मोमेंट दे गेट व्हाट दे वांट, इट ऑल डिसॉल्व्स. फिर आपको यू आर इन शॉक कि हुआ क्या है. बट ये तो किसी के भी साथ हो सकता है ना. होता है दोनों सबके साथ, और ये विमेन के साइड भी होता है काफी बार. विमेन का लव बॉम्बिंग लुक्स अ बिट डिफरेंटली. विमेन आल्सो लव बॉम्ब इन अ डिफरेंट इमोशनल वे. She'll show utmost care for a person, and then she'll utmost care and utmost very nice side. yeah. कि मतलब ऑलवेज अग्रीएबल, ऑलवेज प्लीजिंग, ऑलवेज सेइंग यस टू एवरीथिंग, राइट, एंड शोइंग दैट सब कुछ सही है, मतलब आई एम द परफेक्ट पर्सन. हाँ, लेकिन अगेन वो जब रियलिटी हिट करती है, देन कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लड़ाइयाँ हो रही है, फाइट्स हो रहे हैं, फिर दूसरा इंसान बोल रहा है, ये हु आर यू, आई नेवर गॉट मैरिड टू दिस पर्सन. या. सो नेक्स्ट इज ट्रॉमा बॉन्डिंग. हाँ, ये भी बहुत कॉमनली होता है आज की आफ्टर दिस रिपीटेटिव जो ये तो बहुत टर्म भी सुनने को मिलती है आजकल, ट्रॉमा बॉन्डिंग, बट एग्जैक्टली ये क्या है? पीपल बॉन्ड ओवर शेयर्ड ट्रॉमास. ओके. कि मैंने, अच्छा मेरे पार्टनर ने भी चीट कर दिया था, आपके पार्टनर ने भी चीट कर दिया, अब हम दोनों अपने ट्रॉमास को वो कर रहे हैं ना, कि हाँ बहुत बुरा हुआ, दुख बांटने वाली चीज़, बहुत बुरा हुआ. तो नाउ वी डोंट अगेन केयर अबाउट ईच अदर कि वुड डू यार, व्हाट डू वी वांट, शेयर्ड वैल्यूज है नहीं है, बट हाँ हमारा पेन सेम है, एक कॉमन लिंक मिल गया. तो उस पेन के बारे में बात पहले भी होता था, बट शायद अब नाम दे दिया, नाम दे दिया, हमेशा से होता है. बट हाँ, इसका भी इम्पैक्ट है कि इसका क्या इम्पैक्ट है? इसका वैसे आपने जो एक्चुअल चीज़ें जो पकड़नी चाहिए थी, सोचनी चाहिए थी, वो की नहीं. व्हाट डू यू वांट इन अ पर्सन, नहीं सोचा. व्हाट डज अ पर्सन लुक लाइक, नहीं सोचा. लॉन्ग टर्म जाएगा नहीं जाएगा, नहीं सोचा. बट वो जो पेन के बारे में बात करने का मजा है, बिकॉज मजा है, आई मीन व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग यू आर पेनफुल, इट गिव्स यू रिलीफ, वैलिडेशन मिलता है आपको, बॉडी से रिलीज हो रहा है वो हर्ट, वो पेन, वो ट्रॉमा रिलीज होता है ना, रेगुलेट होते हैं. तो हमें लग रहा है कि ये पर्सन ने मुझे हील कर दिया, बट वो हीलिंग उसने नहीं किया था, आपकी बात करने से हील हुआ था आपका पहले ट्रॉमा, और आपको लगा कि दिस इज द पर्सन. बट वो जब ट्रॉमा हील कर गया, फिर आप देखना चालू करते हो ये पर्सन है नहीं वो जो मैं चाहिए था. देन अगेन यू डोंट अंडरस्टैंड द पर्सन देन वेरी वेल. या. उसके बाद एक और है जो लाइक आई रियली डोंट नो, बट ये क्या है? बेंचिंग. हाँ, आई थिंक ये भी, बेंचिंग में क्या होता है बेसिकली कि आप एक पर्सन को डेट कर रहे हो या स्टार्टिंग द प्रोसेस डेटिंग पे, और दूसरे इंसान को साइड में रखा हुआ है, मतलब दिस पर्सन आल्सो देयर. ओह रियली? आई एम टॉकिंग टू 5 पीपल एट वंस. ओके. राइट, एक बंदे से थोड़ा आगे चल रही चीज़ है, बट आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट अलोन व्हेन दिस पर्सन गोज अवे ना. ओके. तो 4 लोग बेंच पे बैठे हुए. ओके, दैट इज वेयर द वर्ड बेंचिंग कम्स. तो अब अगला नेक्स्ट, दिस इज वेरी फनी. ओके, सो ये दिस वी कैन लाइक दिस कैन बी डन विद मेनी पीपल, है ना? अच्छा, ओके. Orbiting. There is one orbiting. Yeah, I don't know. So I read about it. Orbiting is like ki, you are going around a person, liking her stories or anything, and you are just showing her in gestures that you like her, but you don't actually propose. So it's like you're orbiting around that person, but you don't do anything about it. अच्छा, is it a confidence issue or what? I don't know. That unit. I also just got this term that ये होता क्या है? हो सकता है, मतलब ये तो 2 चीज़ हो सकती है. तो कॉन्फिडेंस नहीं है करने का, एक्शन लेने का, कि चलो दिखा तो ना, शॉर्ट टर्म सिग्नल्स दे रहा हूँ मैं, बट मेरा कॉन्फिडेंस नहीं सच में
आउट Yeah. देयर जाने का। या फिर वो किक मिल रहा है हाँ, बस कि किक बस मिल रहा है। है हाँ, ये ना, दूसरी चीज़ ये कि किक मिल ये रहा हो है। सकता आई एम है। गेटिंग इट फॉर जैसे फ्लर्टिंग, थोड़ा फ्लर्टिंग कर लिया हाँ। फिर पीछे, फिर फ्लर्टिंग कर लिया फिर पीछे। मुझे अंदर नहीं जाना है, मुझे बस साइड में ही रहना है। Another is ghosting. उसका तो इम्पैक्ट है, दूसरे इंसान का Impact है। सेल्फ वर्थ इम्पैक्ट हो जाता है दूसरे का ना, Yes. बिकॉज लैक ऑफ क्लोजर। Lack of closure. यू सडनली फील कि क्या हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, so many questions that are going in your mind, you don't get an answer for, you obviously So, feel is ghosting a sign of emotional immaturity? या कोई भी कभी भी घोस्ट कर सकता है, मतलब we don't need to explain our things, ऐसा नहीं like, करना चाहिए, what do you आइडियली think? एक्सप्लेन करना चाहिए, बट हाँ, in a relationship तो बिल्कुल यस, it हाँ, should बट be काफी done. बार आप हर कोई किसी ना किसी लेवल पे करता है, बट डिपेंड करता है वो कितना। अगर आप अगर रिलेशनशिप उस पॉइंट तक पहुंच चुकी है जहाँ पे द पर्सन डिजर्व्स एन आंसर, वी शुड गिव एन आंसर। Yeah. मतलब लेकिन लोग जो लोग थोड़े इमोशनली डिस्टेंट होते हैं ना खुद से ही, उनको ऑलरेडी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना बहुत मुश्किल लगता है। तो आप जब डिफिकल्ट सवाल पूछोगे तो मुझे डर लगेगा ना, तो मैं भाग जाऊंगा पीछे, तो मैं गोस्ट कर दूंगा। तो आई वुड से कि नॉट आंसरिंग यू विल बी बेटर देन आंसरिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। So that's when I'll ghost you, which will tell my mentality that maybe I'm not emotionally capable enough to deal with certain things. So ये एक issue होता है। So if someone ghosts you, हम खुद पे ले लेते हैं हाँ। because that I am not good enough. Yes, कि they But don't- it is all about the other person. Exactly. हमें लगता है कि that हाँ, person is not capable enough To to discuss. deal with हाँ, those right. हमें लग words जाता or है कि emotions. उसने हमें इतना भी वर्थ नहीं समझा कि डिस्कस कर ले, मतलब मैं उसके लिए भी था ही नहीं कुछ भी। Yes. बट ये उल्टा होता है एक्चुअली। हाँ, मतलब वो पता ही नहीं उसे कैसे डील करना है, उसे डर लग गया उस इमोशन से फेस करने में, सो द पर्सन मूव्ड बैक। जैसे आपने बताया कि एज वी गो इनटू अ रिलेशनशिप वो अट्रैक्ट और चेज और वो सारा रोमांस वाला पार्ट तो फेड हो गया, देन इफ़ वी डोंट हैव शेयर्ड गोल्स तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी कुछ और गोल्स हैं लाइफ के और सामने वाले के कुछ और गोल्स हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करें? आई थिंक ये जो मेन पार्ट है ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स लुक वेरी डिफरेंटली फॉर मैन एंड वुमेन, एंड इसमें जो नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कॉन्फ्लिक्ट के समय कि दोनों इंसान वो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सके और काम रख सके, अपना कोरेगुलेशन कर सके। बट ये कैसे होता है? वुमेन के लिए जो कॉर्टिसोल रेज होना है, स्ट्रेस हाई होना, डिफरेंट चीज़ों पे होता है, मेन का दूसरी चीज़ों पे होता है। जैसे जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो नॉर्मली क्या होता है, मेन टेंड टू मूव बैक एंड वुमेन टेंड टू टॉक मोर। आई टॉक अबाउट मेन फर्स्ट। मेन के लिए क्या होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन उस केस में, when a woman is constantly questioning or shouting or being aggressive or doubting the person, then वो shame वाला साइकिल आ जाता है मैन के दिमाग में कि मेरे वर्थ पे क्वेश्चन आ रहा है, then that means I'm not doing my job as a husband, as a partner. If you're shouting at me, if you're constantly being aggressive at me, तो मुझे लग रहा है मैंने अपना काम सही नहीं किया है, तो मुझे shame फील हुआ। जब shame हिट करेगा मुझे तो मैं पीछे हट जाऊँगा, Okay. बिकॉज then मैं क्या आंसर करूँ? वुमेन के लिए ऑन द अदर एंड क्या होता है उस प्रोसेस में कि जब मैं पीछे हट रहा हूँ उनको लग रहा है कि देन यू आर नॉट कंसिडरिंग मी इंपॉर्टेंट इनफ टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो ये यहाँ पर कॉमनली कैसे बीच में आ सकते हैं, क्योंकि जितना वुमेन चेज करेंगे बात करने के लिए उतना मैन पीछे भागेगा, और जितना स्ट्रांगली चेज करेंगे उतना स्ट्रांगली पीछे भागेगा। वो वाला जो होता है ना स्टाइल, एंग्शियस अटैचमेंट एंड अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, आई थिंक सबसे एक्सट्रीम वाला वो साइकिल है। पर हाँ, तो वो जो चीज़ है कि उसमें समझना ज़रूरी है मैन एंड वुमेन दोनों को कि अ वुमेन नीड्स टू टॉक अबाउट her फीलिंग्स. It may come out strongly at times, but it does not mean that she's pointing on your worth. So avoid and detach your shame from it. It is rather, again, not much about you and more about what she's trying to talk about in the relationship. And also for women to understand, don't let it pile up. All the anger जो बचपन से दबा हुआ था वो निकलेगा अपने हस्बैंड के ऊपर, राइट? तो सारी दबी हुई चीज़ें निकलेंगी इधर, जो कि दूसरे पर्सन की शौक है कि इतना मैंने क्या कर दिया कि चिल्ला रहे हो इतना ज़्यादा. तो यहाँ पे वुमेन को समझना ज़रूरी है कि यू हैव टू वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट एज वेल कि स्पीक एट द राइट टाइम एंड स्पीक जब वो गुस्सा वाली बात assertively निकल जाए rather than aggressively निकले. Because the moment you get aggressive, the other person goes into a defensive mode and they will not talk. तो speak at the right time. ज़्यादा 5-6 दिन don't build it up. Speak at the right time. And दूसरी important चीज़ जो men के लिए सबसे बड़ी चीज़ आती है ना, men का दिमाग हमेशा एक solution oriented काम सोचता है कि how do I find a solution for this particular thing. जैसे काफ़ी बार women बोलते हैं लड़ाई के बीच में कि you never understand me. ठीक है, फेयर एनफ, मतलब women understand कि what am I meaning at this point of time, but what do I infer out of this thing statement in a fight. मैं क्या समझूँ? You don't understand me, ठीक है, बट समझना क्या था मुझे खुद नहीं पता ना. अगर मैं समझ सकता तो मैं समझ गया होता.
तो rather than saying this generic statements, use very specific things कि आपने ऐसा किया जिस कारण से मुझे ऐसा लगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसे कर देना. हम इतनी सारी स्टेटमेंट्स यूज कर देते थे कि इट फील्स लाइक अ नॉइज एक्चुअली. राइट, एग्जैक्टली. बिकॉज ऑलरेडी मैं इतनी ओवरवेलम हो चुका हूँ इमोशंस के साथ जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है. बिकॉज ऑलरेडी मोस्ट मेन आर वेरी इमोशनली नम्ब. वो खुद की इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे, आपकी इमोशंस को कैसे हैंडल करेंगे. तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ओवरवेलम हो रहा है मेरे दिमाग में, और उसके ऊपर से कोई सोल्यूशन मुझे दिख नहीं रहा किसी पाथ पे, तो मैं तो दिमाग पैनिक करेगा ना. उस चक्कर में मैं एक शेम वाले लूप में चला जाऊंगा और मैं पीछे हट जाऊंगा. तो मुझे सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है, और उसके लिए राइट पेस पे राइट कॉन्वर्सेशंस करना बहुत ज़रूरी है. लेट कॉन्वर्सेशंस विल ऑलवेज लीड टू दिस अप एंड डाउन. तो वो नर्वस सिस्टम को रिलेशन तभी होगा जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी बिल्ड कर पाएंगे कि आई एम सिक्योर विथ यू, कि आपको समझ में आ जाना कि मैं अपनी बात बोल सकती हूँ. तो आपको लगेगा कि हाँ, फाइनली आई एम सिक्योर विद दिस पर्सन, एंड द अदर पर्सन, फॉर द मैन एज वेल, टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट शी ऑल्सो नोज हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू स्पीक, एंड मेरी वैल्यू भी बनी हुई रिलेशनशिप में. मतलब मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ ना. बिकॉज मैन का जो सबसे बड़ा शेम का साइकिल यही है कि अगर इफ़ यू आर सो कंप्लेनिंग, इफ यू फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ, देन आई एम लूजिंग माई मैस्कुलिनिटी ना. मतलब हु एम आई देन? मतलब मैं तो मैस्कुलिनिटी का पर्पस ही क्या था? प्रोवाइड करना. बट मैं तो, आप तो खुश हो नहीं, मतलब मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ. तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं और पीछे हट जाऊँगा, डिटैच हो जाऊँगा. फॉर एग्जाम्पल बर्थडेज में चीज़ें होंगी कि आपको लग रहा है कि you want to celebrate your birthday in a particular way because that's what you have celebrated and that's what you have seen growing up. अब वो मेन का बर्थडे तो कोई बना ही नहीं है ज़िंदगी में, उसको नहीं पता क्या करना है ना, उसका कोई रिलेशनशिप एक्सपीरियंस था. अब आपका एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए था, बट तुमने तो कुछ किया नहीं, मतलब तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करते हो, राइट. बट उसको तो पता ही नहीं था ना करना क्या है. तो वो उस तरीके से एक्सपेक्टेशन राइट सेट, कम्युनिकेट इट कि अच्छा ये चीज़ें मुझे करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, एंड देन अलाउ द पर्सन टू पुट इन एफर्ट्स कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. बट वही अनसेट एक्सपेक्टेशंस बिकम अ वेरी बिग वायलेंट थिंग, कि ऐसा हो जाए, खुद से हो जाए मैजिकली. तो मैजिकली तो कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, स्पेशली विद टू डिफरेंट जेंडर्स, टू डिफरेंट पीपल कमिंग फ्रॉम टोटली डिफरेंट बिलीव्स एंड ट्रॉमास. तो पॉसिबल ही नहीं है. तो कम्युनिकेशन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर श्योर. So one last message for people who don't have any person on Valentine's Day, who are single. सी, ये आप सिंगल अगर इस जनरेशन में हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग. It's a good thing. It's a good thing. It's a positive sign. It's better than being in any You relationship. have time to rewire and reflect on yourself. Absolutely. Take this time to celebrate yourself, celebrate your life as well. Because आप जिस पार्ट पे बैठे हुए ज़िंदगी में, आपको खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, खुद को रिवायर करने का मौका मिल रहा है, खुद को समझने का मौका मिलेगा और सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा. बिकॉज एक बार आप खुद को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दोगे ना, बाकी चीज़ें हो जाएंगी. और एनीवे विथ लाइफ, ये खुद का जो सेलिब्रेशन है वो तो आएगा नहीं ना एक पॉइंट के बाद. यू गेट मैरिड, यू गेट हैव किड्स, यू आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स. कहाँ से अपना सेलिब्रेशन तो गया जिंदगी का, राइट. बिकॉज वो तो फिर शेयर्ड होगा, उसका अपने मजे है, उसकी अपनी ब्यूटी है. बट अपना इंडिविजुअल सेलिब्रेशन तो यही छोटे छोटे मोमेंट्स मिलने वाला है. मे बी शायद आपका लास्ट हो इंडिविजुअल सेलिब्रेशन. तो मेक श्योर दैट सेलिब्रेट दैट वेरी वेल रादर देन सिंकिंग into the feeling of FOMO. क्योंकि बाहर तो वैसे सोशल मीडिया पे तो जो हम देख रहे हैं, आधी चीज़ें तो, आधी क्या 80% चीज़ें तो नकली है, स्पेशली अबाउट रिलेशनशिप. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो बहुत एक्सट्रीम लेवल दिखाते हैं रिलेशनशिप के आइडियल डेफिनेशन को, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हॉरिबल रिलेशनशिप्स. एंड आई हैव सीन दैट पर्सनली कि पीपल जो दिखते हैं कपल गोल्स वाले रिलेशनशिप्स, उनका रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या होता है और रील में क्या होता है बहुत डिफरेंट होता है. Thank you for making it so simpler for us. And you really, जैसे वो कोई बबल वो कर देते हैं ना, जब आपने बोला दे कुछ लव तो कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट ये तो हो ही जाएगा. सो इट वाज लाइक द ब्रेकिंग दैट बबल फॉर अस. हाँ, आई फील दैट, मतलब वो तो है ना, हो नहीं है, सबको होता है. वो हो जाएगा, मतलब दैट शुड नॉट बी वेरी मच एम्फसाइज्ड. वो भूख लगने वाली बात है. जब भूख लगती है तो हम कुछ भी खाते हैं. तब हम नहीं चूज करते ना हेल्दी खाना कौन है, अनहेल्दी खाना कौन है. खाने का मतलब है जितनी ज़्यादा भूख उतना ज़्यादा डेस्परेशन फॉर व्हाटएवर यू गिव मी. और जितना हम बैलेंस तरीके से खाना खाएंगे तब हम चूज करेंगे हेल्दी कौन है, अनहेल्दी कौन है. तो यही सेम लव के साथ है. जितना आप डेस्परेट होने दोगे उतना कुछ भी चूज करोगे. और जितना आप कॉन्शियस रहोगे, अपने साथ वर्क करते रहोगे, तो आप चूज करोगे कि दिस इज व्हाट आई वांट, एंड देन यू फाइट फॉर इट. That is the message of Rewire, to keep rewiring themselves so that we keep working on ourselves. I think इस conversation में भी Valentine's Day के ऊपर हमने ये जो discussion की, so my main core message was कि love को भी हम different perspective से देखें, rewiring ourselves towards higher level of love, you know. So thank you for being on Rewire. Thank you so much for having me.